बड़ा कारीगर बच्चा। अच्छा बच्चों, बात कर रहे थे, अगर सेलर जो है वो कोई चीज बेचना चाहे तो हम उसको सप्लाई कहेंगे। हमने बात ये की थी कि सेलर हमेशा तमाम चीजें बेचनी नहीं चाहता जितनी उसके पास होती है। उसके पास दो तरह की चीजें होती हैं, एक वो जो उसके शोरूम में सेल पॉइंट पे पड़ी होती है, उन्हें हम सप्लाई कहते हैं, और जो उसने बेचनी नहीं है फ्यूचर के लिए कि उसे हम स्टॉक कहते हैं, राइट जी। लेकिन हम बात करें सप्लाई की, तो सप्लाई हमने कहा था एक, जी जी, एक ऐसी मिकदार किसी चीज की जो कि एक सेलर बेचनी चाहता है, ठीक है जी। जो नहीं बेचनी चाहता वो उसका स्टॉक है, राइट जी। तो हमने डेफिनेशन क्या लिखी थी, एक क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी a seller is willing to offer at a given price during a specific time period, राइट जी। अच्छा, टाइम के अलावा सप्लाई दस्तयाब नहीं होती, ठीक है ना जी। जैसे मैं छोटा था तो एक बार मेरे मामू आ गए रात को कराची से, तो कराची से तो अक्सर लोग रात को आते थे, उसकी वजह रात की फ्लाइट सस्ती होती थी, दिन की फ्लाइट महंगी होती थी, बिजनेस फ्लाइट्स होती थी जिनकी रात की, जो पैसेंजर जहाज चलते थे रात। बल्कि मुझे याद है 2007-8 तक पीआईए का रात को बोइंग चलते थे, और उसके लिए बार आवाज लगा रहे होते थे, कराची 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 कराची। जितने लोग होते थे वो बैग पकड़ते थे, 4-4 5-5 हजार रुपये टिकट बुक कराते जाते, बार्गेन कर लेते थे, नहीं मेरे पास आई 3500, लाओ यार तुम। अच्छा बच्चों, नहीं कॉन्शियस हूं मैं थोड़ा अपने बारे में। अच्छा बच्चों, इस एज में बंदा कॉन्शियस रहता भी है। अच्छा बच्चों, अब बात ये कि जैसे जैसे बंदा जवान होता जा रहा है उसे अपना ख्याल रखना। अच्छा बच्चों, बात कर रहा था क्या कि वो जनाब रात को आगे मामू जी कहने लगे बेटा जा सिगरेट लेके आ। मैं सिगरेट लेने गया तो रात को सप्लाई दस्तयाब नहीं थी। सिगरेट वाला क्या खोखे के बाहर सो रहा था। मैंने कहा चल यार इसे जगाते ही, जगाने लगे, कुत्ता पड़ गया उसकी चार पे ही कुत्ता था। कुत्ते को मैंने कहा चलो पत्थर मारते हैं। वो पत्थर मारा, किसको लगा? खोखे वाले को लग गया। और जैसे वो स्विंग हुआ ना यूं करके, जैसे फरीदी की स्विंग होती है यूं करके, अब इसको लगने लगा ना, आई रैन अवे फ्रॉम, मैं भाग गया। यानी पत्थर लगने पे मैं वहां पे नहीं गायब हो। लेकिन बात समझ आ गई क्या, कि सप्लाई का एक फिक्स टाइम है, उस टाइम जाओगे तो गुड्स अवेलेबल होंगी, अदरवाइज अवेलेबल नहीं होंगी, राइट होगी बात। तो कहता है एक क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी ए सेलर इज विलिंग टू ऑफर एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे चीजें मिलेंगी, अदरवाइज नहीं मिलेंगी, ठीक है जी। अच्छा, तो हमें वहां से एक लर्निंग हो गई, आपको भी लर्निंग होनी चाहिए कि आप आइसक्रीम बच जाओ रात को 2:30 बजे को जी हमें दाल चाहिए, वो नहीं देंगे, दिन के वक्त दस्तयाब है। सो देयर इज अ टाइम ऑफ सप्लाई, नॉट ऑलवेज। सो क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, किसी चीज की वो मिकदार जो एक सेलर बेचनी चाहता है, लेकिन बेचनी कब चाहता है? एक फिक्स प्राइस पे या गिवन प्राइस पे ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। इसका मतलब सप्लाई वो है जो बेचनी चाहता है, जो नहीं बेचना चाहता वो क्या है? स्टॉक है, ठीक है जी, राइट। अब यहाँ मैंने शुरू इंट्रोड्यूस कराना शुरू कर दिया था लॉ ऑफ सप्लाई। उसको मैंने इस तरह इंट्रोड्यूस कराया था, मैंने कहा आप यूं सोचो कि अगर प्राइस में इजाफा हुआ, ठीक है, तो उसको प्रॉफिट क्या मिलेगा? ज्यादा, वो खुश हो जाएगा। तो वो क्या करेगा? स्टॉक से माल उठाएगा, सप्लाई में ऐड कर देगा, सप्लाई बढ़ा देगा। क्यों बढ़ा देगा? बिकॉज पैसे ज्यादा मिल रहे हैं, मौका अच्छा है, ठीक है जी। और अगर किसी वक्त प्राइस कम हो गई वो उदास हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, क्या करेगा? वो सप्लाई से माल उठाएगा, स्टॉक में जाके रख देगा, कहेगा फिर कभी बेचेंगे जब अच्छा वक्त आएगा, राइट हो गई बात। नो प्रॉब्लम जी, ये है लॉ ऑफ सप्लाई। रिजल्ट क्या निकला? प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस कम होगी तो सप्लाई कम हो जाएगी। ये हमने क्या कर लिया? कंक्लूड कर लिया इसको, ठीक है जी। कोई और चीज बच्चों यहाँ तक समझ आ गई बात की? चलो ये तो बात ठीक हो गई। अच्छा जी, अब बच्चों ऐसा करते हैं कि हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट। इसके हमने पढ़ने थे डिटर्मिनेंट।
और मैंने कहा था डिटर्मिनेंट दो तरह के होते हैं, एक प्राइम डिटर्मिनेंट और एक अदर्स। प्राइम डिटर्मिनेंट का तो अभी पढ़ लिया, प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई, और प्राइस कम होगी तो सप्लाई कम हो जाएगी, राइट जी। प्राइस कम होगी तो सप्लाई कम हो जाएगी, ठीक है यार, ये रहने देते, ये नहीं चलता, ये खराब है। अच्छा बच्चों, अब आ गई बात इस चीज की कि अगर हम बात कर लें टेक्नोलॉजी की, टेक्नोलॉजी जब भी नहीं आएगी बच्चों, वो पहले से कम मटेरियल यूज करेगी। जब भी टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, पहले से कम मटेरियल यूज करेगी और चीज को लो कास्ट में बनाएगी, चीज को लो कास्ट में बनाएगी। और जब कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट अल्टीमेटली क्या होगा, क्योंकि देखिए मटेरियल कम यूज हो रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि मटेरियल कम पड़ेगा तो कॉस्ट कम हो जाएगी, कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट और मुनाफा ज्यादा, सप्लाई ज्यादा देगा, ठीक है जी। जैसे पुराने दौर की गाड़ियों पे लोहा ज्यादा लगता था, आज की गाड़ियों में कुछ फाइबर, कुछ प्लास्टिक और कुछ इकोनॉमिकल चीजें लग जाती हैं, जिससे वो कॉस्ट में पहले से कम कॉस्ट करती हैं। इससे कंपनियों को मुनाफा क्या है, इससे सप्लाई ज्यादा है। अब मार्केट में देखिए कि इस काम में इतना मुनाफा है कि चाइनीज भी आए हुए हैं, मलेशियन भी आ गए, जापानीज तो पहले ही थे, ठीक है, और कोरियन भी आए हुए हैं। वजह क्या है, जैसे वक्त गुजर है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कॉस्ट कम से कम होती जा रही है और प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा होता जा रहा है, ठीक है ना। डॉलर्स के एतबार से देखोगे ना, रुपयों के एतबार से नहीं, डॉलर्स के एतबार से, जितने की टोयोटा आती थी ना, उतने में अब एसयूवी आ जाती है। रुपए की तो वैल्यू गिर गई है ना, लेकिन डॉलर टर्म में देखोगे ना, तो जितने की हमें करोला लेते थे ना, उतने में एक फर्स्ट क्लास एसयूवी आ जाता है। तो एसयूवी का हाईएस्ट रैंक। तो बात वही है कि जब टेक्नोलॉजी लेटेस्ट आएगी, मटेरियल ही कम लगेगा, कॉस्ट कम होगी, मुनाफा ज्यादा। जब मुनाफा ज्यादा मिलेगा वो क्या करेगा, वो सप्लाई बढ़ाएगा कि यार कमा लो जितना कमा सकते हो। और एक और बात, हर नई आने वाली मशीन की स्पीड ऑफ प्रोडक्शन क्या होती है, अब स्पीड ज्यादा होगी तो जाहिर सप्लाई भी तो ज्यादा हो जाएगी, ये भी बात है। लेकिन किताब में स्पीड वाला मामला नहीं लिखा, किताब में कौन सा लिखा है, रॉ मटेरियल कम यूज करने का। अच्छा अब देखो एक बात है, अगर फर्ज करो हम कोई चीज प्रोड्यूस करते हैं, उसका मजदूर पहले से सस्ता मिलना शुरू हो जाए, वेजेस कम हो जाए, तो कॉस्ट क्या होगी और प्रॉफिट, सप्लाई बढ़ जाएगी, राइट जी। सोचिए कि मैं अगर यहाँ पे चेयर्स बनाता हूँ लाहौर में, तो एक मजदूर मेरे से पर डे मांगेगा कितना, कम से कम 2000, ठीक है। और यही फैक्ट्री उठा के मैं बुरे वाला ले जाता हूँ या इधर कसूर वाली साइड पे ले जाता हूँ कहीं, तो क्या होगा, एक मजदूर मेरे से मैक्सिमम 1000 मांगेगा, तो कास्ट आधी हो गई। अब कास्ट आधी हो गई, वेज आधी हो गई, कॉस्ट आधी हो गई, तो प्रॉफिट क्या हो गया, तो फिर हम सप्लाई ज्यादा करेंगे। तो आप देखिए फर्नीचर ज्यादा दूसरे शहरों से बन के आता है, क्यों, क्योंकि कॉस्ट क्या है, कम, राइट जी। अच्छा इसी तरह जरा नोट कीजिएगा, अगर वेजेस बढ़ती जाए तो कॉस्ट क्या होगी, बढ़ जाएगी, फिर प्रॉफिट कम हो जाएगा और फिर सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। अच्छा अब एक केस है आपके सामने, आप सामने एक केस है, केस बनाते हैं। अमेरिकन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग फर्म, अमेरिकन कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग फर्म अपनी प्रोडक्शन चाइना में क्यों लाई थी, यही मसला था कि उनके मुल्क में वेजेस बढ़ती बढ़ती $12 से शुरू हुई, $50 पे पहुंच गई, तो उनके मुल्क में वेजेस क्या हो गई, अब कॉस्ट ज्यादा होने से प्रॉफिट कम हो गया था, वहां वो सप्लाई कम दे रहे, वो प्लांट उठा के कहाँ ले आए, जैसे मैं यहाँ से फैक्ट्री बुरे वाला ले गया, ठीक है, तुम्हारी सोच ही इतनी को है, उनकी इससे बड़ी सोच है, उन्होंने क्या किया, वहां फैक्ट्री उठाई ला के चाइना ले आए, तो वहां $52 पर आवर पे मजदूर मिल रहा है और यहाँ 50 सेंट में, है ना। तो हेलो डिफरेंस आ गया ना, तो नतीजा क्या हुआ, ठीक है ना।
अच्छा ये बताओ कि जापान ने जब अपना इलेक्ट्रॉनिक्स मूव करना था तो कहाँ मूव किया था सबसे पहले? नहीं बेटे, बकवास फजूल नहीं करनी, काम की बात करनी है। जब जापान ने अपना प्रोडक्शन प्लांट मूव किए थे इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो कहाँ मूव किए थे? सबसे पहले मलेशिया, फिर ग्रेजुअली चाइना। लेकिन जापान मूव पता है कहाँ करना चाहता था? पाकिस्तान में। मूव वो पाकिस्तान करना चाहता था। तो ये दौर है जो मैंने पढ़ा है, जिया का आखिरी दौर है। और इसमें एक वजीर आजम होते थे जुनीजो साहब। जुनीजो नाम सुना होगा आपने। तो रा ने और मुसाद ने यहाँ पे बम ब्लास्ट करवाए थे इतने ज्यादा कि लॉ एंड ऑर्डर का इशू बन गया, और वो प्रोटेक्शन उठा के ले गए मलेशिया। ठीक है, लेकिन उन्हें शक था इंडिया ने किया है, इसलिए वो इंडिया फिर नहीं लाए। वो उठा के कहाँ ले गए? मलेशिया ले गए, वहां नहीं लेके गए। अच्छा बच्चों, एनीवे, तो ये एक बड़ा मसला है, हम ऐसी बोटल नेक पे बैठे हैं। दोस्त भी तगड़े हैं और दुश्मन भी तगड़े हैं। तो जरा सी तरक्की होने लगती है ना, तो पैसा इंजेक्ट कर देते हैं। तरक्की होने लगती है तो पैसा इंजेक्ट कर देते हैं। अच्छा, और हमें पता ही नहीं लगता कि पैसा इंजेक्ट कैसे हो रहा है। अच्छा बच्चों, अब बात आ गई क्या जी, ये बात समझ आई है? तो वेजिस जब कम होंगी क्या होगा बच्चों? कॉस्ट कम होगी, प्रॉफिट इंक्रीज होगा। लेकिन अगर वेजिस इंक्रीज हो गई तो कम हो जाए। ठीक है ना? अच्छा, अब एक सवाल है। हुकूमत जब भी मिनिमम वेज बढ़ाती है, जैसे इमरान खान साहब ने कर दी 32,000, अब ये जो गवर्नमेंट है इसने कर दी 38,000, फैक्ट्रियां उसके खिलाफ क्यों हो जाती हैं? तो यही वजह हुई ना। हुकूमत कहती है कि जी मजदूर का गुजारा नहीं होगा, तो हम मजदूर दोस्त हैं। तो खान साहब की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने कितनी कर दी? सर, और अब ये वाली आई तो इसने कर दी 38,000। अब इस पे फैक्ट्री वाले क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनको प्रॉफिट कम हो जाएगा। समझ आ रही ना बात? अब आप बात समझिए। अच्छा बच्चों, अब आ जाए टैक्सेस की तरफ। एक बात याद रखनी है कि जब सप्लाई की बात होगी ना, हम जिस टैक्स की बात करेंगे वो इनडायरेक्ट टैक्स होगा। रिपीट करते हैं, जब भी सप्लाई की बात होगी, जिस टैक्स की हम बात करेंगे वो कौन सा होगा? इनडायरेक्ट टैक्स होगा। तो तो फिर चलो, आपका जहानत का मसला है। डिमांड की बात होगी तो कौन सा टैक्स होगा? हाँ, ये दोनों बातें लिख लो, पूरी इकोनॉमिक्स में बार बार आनी। सप्लाई का मसला आएगा तो कौन सा टैक्स डिस्कस करेंगे? इनडायरेक्ट। डायरेक्ट को जोड़ेंगे ही नहीं इसके साथ, डायरेक्ट को इसके साथ जोड़ेंगे नहीं। और सप्लाई का मसला आएगा तो कौन सा टैक्स डिस्कस करोगे? याद रहेगा, रिपीट करो। सप्लाई का वक्त आएगा तो कौन सा टैक्स डिस्कस, और डिमांड का आएगा तो। अच्छा, अभी हम ये पढ़ना छोड़ देते हैं, 2 मिनट के लिए पढ़ना छोड़ देते हैं। हम ये सोचते हैं कि डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। आगे चल के हमारे काम आ जाएगा कॉन्सेप्ट। डायरेक्ट टैक्स बच्चों वो है कि जब अब्बू की सैलरी आती है तो सैलरी में से डायरेक्ट ही काट लेते हैं। सैलरी में से डायरेक्ट ही काट लेते हैं। यानी अब्बू की सैलरी स्लिप जब आए, कभी आप देखना कि 1 लाख तनख्वाह है, 7,000 कट गया और मिला 93,000। ठीक है जी। तो डायरेक्ट जमा हो गया, अब्बू के CNIC में हुकूमत, ओ सॉरी, उनकी कंपनी ने जमा करा दिया। उनकी कंपनी ने उनके CNIC नंबर के ऊपर, यानी उनके टैक्स नंबर के ऊपर स्टेट बैंक को जाके जमा करा दिया कि आतिफ सलीम साहब की सैलरी जो कि थी 1,07,000, ने टैक्स काटा, ये इनका CNIC नंबर है, ये ले जमा करें। ये कौन सा टैक्स है? डायरेक्ट, क्योंकि किसको गया? डायरेक्ट हुकूमत को चला गया ना। अच्छा, जब अम्मी पैसे खर्च करने जाती हैं, तो फर्ज करो वो चाय की पत्ती का डब्बा खरीद लेती हैं, तो 1,000 रुपए का डब्बा 1,000 का नहीं है। एक्चुअली 1,000 का डब्बा 820 रुपए का है। उसमें 180 रुपए क्या है? सेल्स टैक्स। इसको बकरी टैक्स भी कहते हैं, सॉरी बिक्री टैक्स भी है। बिक्री कहते हैं सेल को, बिक्री टैक्स, बकरी नहीं बिक्री। तो बिक्री टैक्स कहते हैं, जेर है जबर नहीं। अच्छा, तो बिक्री टैक्स हुआ ना। तो अम्मी ने कितने का चाय का पत्ती का डब्बा खरीदा? 820 रुपए का। देने कितने पड़े? 1,000 रुपए। अब जरा सोचो, अम्मी ने 180 रुपए किसको दिए? दुकानदार। दुकानदार किसको देगा? डिस्ट्रीब्यूटर को।
डिस्ट्रीब्यूटर किसको देगा? मैन्युफैक्चरर को। और ऐसे ही जा रहे हैं ना पैसे, और मैन्युफैक्चरर फिर जाके जमा कराएगा किसको? इसी तरह जाते हैं ना पैसे। तो ये कौन सा हो गया? इनडायरेक्ट टैक्स। अब दो नॉलेज आ गए, डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। ये सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई के अलावा बातें हो रही है हमारी, ठीक है, या सप्लाई कॉन्सेप्ट के अलावा। लेकिन एक बात और सिखाई गई है आज, जब सप्लाई का मामला होगा कौन सा टैक्स आएगा, और जब डिमांड का आएगा डायरेक्ट, हम फौरन कह देंगे ये उसका केस है, उसका केस है। अब फर्ज करें, वापस आए अपने केस पे, अब बातें वापस। फर्ज करो कि हम कोई चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं और हमारे ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स लग गया। मैं मिसाल यहाँ लिखी है कि फर्ज करो हम प्रोड्यूस करते हैं किताबें, हम पब्लिशर, हम क्या हैं, किताबें छापते हैं, आई कैप की किताबें छाप रहे हैं। अच्छा, अगर हुकूमत ने हमारी इंक पे भी टैक्स लगा दिया और पेपर पे भी टैक्स लगा दिया, कौन सा टैक्स? सेल्स टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, तो नतीजा क्या होगा? कॉस्ट बढ़ जाएगी, सही भी महंगे, पेपर भी महंगा हो जाएगा, तो हमारा मुनाफा क्या हो जाएगा? तो हम क्या करेंगे? भाई कहोगे ये कारोबार नहीं और कर लेंगे। ऐसे ही है बच्चों, रिपीट करके। अच्छा जी, हम क्या छाप रहे थे? किताबें, हम पब्लिशर हैं, और हमारा रॉ मटेरियल क्या है? दोनों पे क्या लग गया? इंक प्लस टैक्स, पेपर प्लस टैक्स। अब कॉस्ट बढ़ गई, कॉस्ट बढ़ गई तो क्या होगा? अब सेल क्या हो जाएगी? सॉरी, सप्लाई क्या करेंगे? कम। क्यों कम करेंगे? भाई मुनाफा कम मिलेगा तो वो कारोबार हम छोड़ देंगे, या थोड़ा कर देंगे तो और कर लेंगे, वो पैसे कहीं और लगा देंगे, ऐसे ही है। अच्छा बच्चों, ये बात समझ आती है? अच्छा, अब तक कितनी बातें समझ आई हैं? प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस कम होगी सप्लाई। अगर टेक्नोलॉजी नहीं आई तो क्या होगा? सप्लाई बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि रॉ मटेरियल कम लगेगा, कॉस्ट कम आएगी, फायदा हो जाएगा। अच्छा, वेजेस कम हो गई तो कॉस्ट कम होगी ना, मुनाफा ज्यादा। अच्छा, और वेजेस बढ़ गई तो सप्लाई कम हो जाएगी। अच्छा, अगर टैक्सेस लग गए तो ठीक है ना, क्यों? क्योंकि कॉस्ट बढ़ गई। अच्छा, अब आ जाए सब्सिडी की तरफ। सब्सिडी क्या होती है? अच्छा, टैक्स गवर्नमेंट लेती है, सब्सिडी गवर्नमेंट देती है। यूं समझ लो कि ये एक काश्तकार है, नजर आया? काश्तकार की कमर अक्सर झुकी होती है, बोझ ही इतना बेचारे पे, नजर आ रहा है? तो काश्तकार है, काश्तकार को जाके कहते हैं भाई तू खाद इस्तेमाल किया कर। क्या किया कर? वो कहता मैं नहीं कर सकता। क्यों? मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है। हुकूमत कहती नहीं नहीं, ये तो आपको करनी पड़ेगी। तो वो कहते हैं अच्छा मैं तो नहीं करूंगा, पैसे नहीं है। हुकूमत कहती है अच्छा कितने की बोरी हो तो तुम यूज करोगे? वो कहता है अगर 10,000 की बोरी दे दो ना तो मैं यूज करूंगा। कितने की? 10,000। वो फैक्ट्री से पूछते हैं, फैक्ट्री है किसी मेमन की, उर्दू की, तो उसे जाकर कहते हैं 15 की बोरी 10 में बेचो। तो कहता है कसम से मुझे तो खुद 14,999 रुपए की पड़ती है। उर्दू स्पीकिंग ऐसे कहते हैं, कसम ले ले भैया, ये तो घर में पड़े है 14,999 रुपए की, एक पैसा तुझे छोड़ दिया, जा, मुनाफा नहीं ले रहा। वो इतने ही पैसे छोड़ दे, एक पैसा तो छोड़ दिया। हुकूमत कहेगी यार तू एक भी ना छोड़, तेरी मेहरबानी। हुकूमत कहेगी ऐसा कर, जितनी बोरियां तू बेचेगा ना, ग्राहक से क्या लेंगे, हर बोरी पे 5,000 किससे ले लेना, इनवॉइस हमें भेजना, हम देख। ठीक है, IRS डिपार्टमेंट, सॉरी IRS तो अमेरिका का है, टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या करेगा, FBR, हम तुझे उतनी बोरियों पे, तो वो नोट करता जाएगा। अच्छा भाई असद आया एक बोरी ले गया, हुकूमत को फोन किया, ये लो 5,000। ठीक है, अच्छा जी अबू बकर आया था, 2 बोरियां ले गया, बोले अच्छा रसीद दिखा, हाँ ठीक है, ये ले 10,000। 20 उससे ले लिया, 10 उससे ले लिया। ठीक है जी, ठीक है जी। हो गई, उमर आया था, 4 बोरियां ले गया, क्या करेंगे? वो कहेंगे अच्छा भाई 40 उनसे ले ले, और 5,000 की बोरी, रसीद दिखा, 20 हमसे ले ले। इस तरह घुमा देती जाएगी। समझ आ रही बात नहीं? अब आते हैं इसका इम्पैक्ट क्या होगा। सब्सिडी मिलने से कॉस्ट क्या हो जाएगी? काश्तकार की कॉस्ट कम आएगी, प्रॉफिट ज्यादा होगा, तो सप्लाई बढ़ा देगा। तो सप्लाई, बात समझ आती है? तो मुश्किल बात तो नहीं कर दी, राइट होगी बात? अच्छा, पिछली क्लास में समझाया था, देखो अब्बू कैसे बनाए, अम्मी कैसी बनाई। मेरी ड्राइंग नहीं ना आती है? मुश्किल तो नहीं?
घर जाके ना बताना अब्बू आपकी तस्वीर बड़ी गलत नहीं है। अच्छा बच्चा, और अम्मी को तो बिल्कुल ना बताना, वो तो कल कोई पिटाई करने ना आ जाए हमारी। अच्छा बच्चों, अब बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? वो पिछली भी गई थोड़ा सा ऊपर है, मेरे पास जादूगरी है ऊपर कर दो। ऐसे कह रहे हैं मैं स्टेरिंग पकड़ा है, ये ले भाई ऊपर आ गई गाड़ी। ऐसे ही देख ले, खड़ा हो जा, पिक्चर ले ले। अच्छा बच्चों, एक काम और हो सकता है, आप ये क्या करें, मोबाइल ले आए करें साथ, मैं आपको दे दूंगा पासवर्ड क्लास का, उसके ना करके ना ऑफ वॉइस, वॉइस साउंड वॉल्यूम बंद कर दें, मोबाइल लगा लें, स्क्रीन सामने आ रही है आपके। आज तो टेक्नोलॉजी आ गई है, आजकल तो जमाना ही और आ गया है। आप सुनते इधर से जाओ, जमीन वो, सॉरी मैं जमीन कह रहा हूँ, बोर्ड अपना देखते जाओ। अच्छा बच्चों, यहाँ पे थोड़ी सी सुन लें बच्चों की बातें। बच्चे क्या कह रहे हैं, सर जी लेक्चर 9:30 पे स्टार्ट होता है। नहीं बेटे, काफी दिनों से हमने कहा हुआ था आज 9 बजे स्टार्ट होगा। सब्सिडी का अगेन बताएं। सब्सिडी बेटे ये होती है कि जितनी चीजें बिकेंगी, हुकूमत उसके अगेंस्ट एक फिक्स अमाउंट फर्म को देगी, उतने पैसे कस्टमर कम देगा। जैसे फर्ज करो, एक मिसाल देते हैं, नाम क्या बच्चे का देख लें जरा। फर्ज करें कि यूं समझ लो हारिस, हारिस यूं समझ लो कि गवर्नमेंट चाहती है कि तुम ड्यूडेंट इस्तेमाल करो ताकि तुम्हारे से खुशबू आए। असल बात नहीं हम बता रहे। तो हुकूमत आ कहती भाई तू बड़ा तंग करता है, तू ड्यूडेंट लगाया था। आप कहते नहीं महंगा बड़ा है। तो हुकूमत कहती तुझे ड्यूडेंट लगाने के लिए कितने का मिलेगा? तो 1500 का, और 1500 1000 हम देंगे, तू सिर्फ 500 खर्च कर। ठीक है, तो हुकूमत 1500 में से 1000 देती जाएगी, जितने डब्बे तू इस्तेमाल करेगा 1000 हुकूमत दे देगी। क्या हाल है बच्चों? अच्छा, इससे भी अच्छी मिसाल क्या है, पेनाडोल की गोली। पेनाडोल की जो गोली है ना, इसकी कीमत का अंदाजन कोई 25% गवर्नमेंट देती है ताकि ये महंगी ना हो, बुखार की गोली क्योंकि बुनियादी यूज की चीज है ना, तो कम ना हो। राइट बच्चों? अच्छा जी, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर ये होते हैं कि हम कंपनी को देते हैं, कंपनी जाके जमा कराती किसको? गवर्नमेंट को। तो इनडायरेक्ट हुआ ना। देखो ना, आप चाय की पत्ती खरीदेंगी तो आपने तो पैसे सेलर को दे दिए ना, डायरेक्ट गवर्नमेंट को तो नहीं दिए। जबकि अब्बू की सैलरी से पैसे कटे और डायरेक्ट स्टेट बैंक को गए थे अकाउंट में, लेकिन यहाँ किसको जा रहे हैं? सेलर को। तो ये इनडायरेक्ट हो। राइट बच्चों? जी बेटे, सब्सिडी देने से बेटे गंदुम ज्यादा हो गई, इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, तो गंदुम ज्यादा उगेगी तो हमारे फायदा है ना, इम्पोर्ट, बाहर से गंदुम महंगी मिलेगी। ठीक है ना, हम यहाँ गंदुम हमें मिल जाती है 3000 रुपये मन, फर्ज करें। अमेरिका से इंपोर्ट करें, ट्रांसपोर्ट डालें, वो 7000 की भी नहीं मिलती। तो उससे अच्छा इसको 500 ज्यादा दे देते हैं। क्या हाल है, बात समझ आ रही है मेरी? तो इसलिए हुकूमत करती है। और पेनाडोल पे क्यों दे रही है बताओ? अब सोचिए, बताओ पेनाडोल पे 25 पैसे गवर्नमेंट क्यों खर्च कर रही है फी गोली? भैया अपनी आवाम है, इसको बचाना नहीं है। वैक्सीनेशन तो टोटल सब्सिडाइज था। वो जो लगा था हमें उसका कोविड का, उसने 1 रुपया भी नहीं दिया था, सारे पैसे गवर्नमेंट ने दिए थे। क्या हाल है? क्योंकि किसकी गवर्नमेंट थी? खान साहब की गवर्नमेंट थी मेरा ख्याल है। तो खान साहब ने बैठ के फैसला किया कि अगर हम नहीं करते, फर्ज करो हम कोविड नहीं करते, हम सड़कें बना देते, डैम बनाते, तो कितने लोग मर जाते? ये बात है, हुकूमत फंसी होती है बेचारी। लोग गालियां तो बड़ी देते हैं, लेकिन काम बड़ा मुश्किल है। अगर कभी आप वजीरा बन जाए, आप बड़ा लेके आ मुश्किल है। तो बच्चों क्या हुआ कि उन्होंने सोचा, अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे, उन्होंने सोचा कि अगर हम सड़कें बनाने लगे तो क्या होगा? बन जाएंगी। लेकिन आपको पता है अगर कोविड से लोग मरते तो कौन मरते? ज्यादातर हमारे मर्द मर जाते, औरतें तो घरों में रहती हैं। हाँ, डेंगू से भी, और कोविड से भी। डेंगू को नून लीग की गवर्नमेंट थी, तब भी ये मसला था, और कोविड में भी ये मसला था कि ज्यादा मर्द मरते हैं, और मर्द होते हैं कमाते हैं, स्किलफुल होते हैं।
तो इसलिए हुकूमतों ने क्या फैसला किया, छोड़ो सड़कें, छोड़ो पानी, पहले लोगों की क्या बचाओ। और वो जो वैक्सीनेशन है टोटली सब्सिडाइज था। वो एक वैक्सीनेशन गालिबन जो था ना, फाइजर वाला, 9,000 का था। यानी ये आपने टीका लगाया 9,000, कौन दे रहा है? बजट ही चौंक दिए थे तीन, तभी तो इतना कर्जा चढ़ा। बेटी मेरी बात समझ आई आपको कि हुकूमत सब्सिडाइज क्यों करती है? भाई हुकूमत हमारी माँ है, और ये इसके सबके हैं बच्चे हैं। मैं तो बुजुर्ग हूं ना, तो हुकूमत अपने बच्चों के लिए क्या करेगी? कुर्बानियां देगी। तो बेटा कौन देगा मुझे बताओ? अगर हम के हमने नहीं देना, तो जो बाइडन आके के मैं दे देता हूँ, ये तो नहीं होना। अपना कर्जा तो हम नहीं उतारना। जान तो बच गई, मकरूज हो जाओ, रहोगे तो इस दुनिया में। कि आप चाहती हैं कर्जा ना चढ़े, और जनाब मुनकर नकीर पूछ रहे हो नमाजा पढ़दा से। जो जी रहे हैं उनको जीने तो क्या हो गया, मकरूज हो जाएंगे, मरेंगे तो नहीं ना, कर्जा तो उतार देंगे। मैं आपकी बातें समझता हूँ, आप चाहते हैं कर्जा ना लें, ये भी अच्छी बात है, नहीं लेना चाहिए। बाज कर्जे हम फजूल लेते हैं, और बाज काम बिल्कुल फजूल करते हैं। मिसाल के तौर पे लैपटॉप बच्चों को देना है, ले लो कर्जा, अच्छा काम है, ठीक है। लेकिन खाम खा फनूस वाली लाइटें लगानी है, ये फजूल है। सादी लाइट लगा दो, एक तार लेके सादा बल्ब लटका दो। यानी मेरे नजदीक, मेरी मेरी सोच में, ये फॉल सीलिंग बेकार है, ये टाइल्ड फ्लोर बेकार है। हमेशा हमारे पास कंप्यूटर इक्विपमेंट लेटेस्ट होना चाहिए, लाइट होनी चाहिए, और हमें अपना काम ज्यादा मेहनत से करना चाहिए। दुनिया में ये कभी नहीं देखेगा कोई कि हम किस जगह बैठे थे। जब हमारी कौम को ओवरऑल देखा जाएगा, ये देखा जाएगा इन्होंने आज तक किया क्या है। समझे ना बात? तो जैसे आप सोचते हो, मुझे भी बात बड़ी शर्म आती है कि हमारी हरकतें क्या हैं और हम करते क्या हैं। यानी हमारी हरकतें ये है कि आप पूरे एशिया में पाकिस्तान के अलावा कोई मुल्क बता दें जिसमें हर बच्चा मोटरसाइकिल पे स्कूल आता हो। गरीब मुल्क है ना, 18 से 20 किलोमीटर भी दूर बच्चा साइकिल पे आता है। वो सीए भी कर रहा है, कंप्यूटर साइंस भी पढ़ रहा है। इंडिया देख लो, फिलीपीन देख लो, नेपाल देख लो, बांग्लादेश देख लो, हमसे आगे हैं। लेकिन आप देखिए, आपका हर बच्चा रोजाना इंपोर्ट का बिल कितना बढ़ा रहा है। मैं कहता हूँ जी, किली की नुक्कड़ तक गोश्त भी लेने जाता है ना, मोटरसाइकिल स्टार्ट करता है सबसे पहले। तो आप थोड़ा सा सोचें, हम खुद ही सारे, यानी कि वी आर ओवरऑल चबल, सब चबल है, हम टोटली चबल है। कौम के अंदर तरक्की का कोई जज्बा, सब चोर हैं माशाल्लाह। आप सिंध चले जाएं, हमारे किसी गांव चले जाएं, सर्च आउट द कुंडियां, तारों पे कुंडियां। लेकिन जब बात होगी क्या कहेंगे, यहाँ तो नवाज शरीफ चोर है, या इमरान खान चोर है, या फौज चोर है। लेकिन अपनी तारी तार पे क्या डाला होता है? कुंडा। सीधी बात, क्या हाल है बच्चों? तो अल्लाह माफ करे, हमारे काम ही ऐसे। तो ओवरऑल मोरली वी आर नॉट गुड पीपल। हम मकरूज भी इसलिए हैं कि हम अच्छे लोग हैं ही नहीं। अब देखिए ना, ये सारे बच्चे साइकिल पे आते, हमारे क्या पंजाब सिटी के सारे बच्चे, तो एक दिन का कितना इंपोर्ट बिल बचता हमारा। और वही हमारी सेहत पे लगता, किसी अच्छे काम पे लग जाता, यूनिवर्सिटी पे लग जाता। एक दिन के पेट्रोल से कमोबेश कोई 1.5 2 लाख कंप्यूटर खरीदे जा सकते थे। कोई 15 20 हजार एमआरआई मशीनें खरीद सकते थे, सीटी स्कैन मशीनें खरीद सकते थे। सोच नहीं है, अब कहां से लाएं? और कोई ऐसा लीडर भी नहीं जो हमें मना ले आके। कोई ऐसा लीडर हो जो साइकिल चला के हमें, हम तो साइकिल चला के कोई लीडर आ गया, हमने उसको शुगर इतना लाना है, बांदर गया।
तो ये बच्चों, हम खुद ही तरक्की करने के मूड में नहीं। आप मुझे बताएं, हमारी यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ते हैं, कभी 1 मिनट के लिए सोचा हो कि हमारा कंपटीशन इंटरनेशनल है? 1 मिनट के लिए सोचा हो? इतनी बिस्ती होती है जब कोई प्रोजेक्ट हम पकड़ते हैं और कोई दूसरा पकड़ता है और उसमें फर्क निकलता है। वो क्यों निकलता है? ये नहीं कि सारे बड़े बड़े अच्छे बच्चे हैं हमारे, लेकिन कोई जिम्मेदारी से पढ़ते ही नहीं, सोचते ही नहीं कि आप सीए कर रहे हो तो आपका मुकाबला किससे है। इस वक्त आपका सबसे ज्यादा मुकाबला है इंडियन सीए से, और वो असाइनमेंट तो ऑनलाइन आनी है अब। जाहिर है वो दौर तो गया कि एक ऑडिट असाइनमेंट पंजाब में एक फॉर्म है, उसके अंदर आप बादशाह बने हुए हैं। तो जितनी असाइनमेंट आनी वर्ल्ड वाइड आनी, और वो बिड दे के हमने खरीदनी है। जो अच्छी असाइनमेंट देगा बिड करके वो विन करेगा। अगर वो क्वालिटी अच्छी दें वो ले जाएं, आप क्वालिटी अच्छी दें आप ले जाएं। 2 मिनट के लिए भी कुछ सोचता है कि हमने ये करना है? आयशा सोचेगी मेरी बानों से मुकाबला है, सलीम सोचेगा असद से मुकाबला है। 1 मिनट के लिए बच्चों को नहीं पता कि ये आप ग्लोबल वर्ल्ड हो गए। हमने सोच ही नहीं बदली, हमने अपनी सोच नहीं बदली, हमने सोचा ही नहीं आगे क्या होने जा रहा है। क्या समझे? तो ये बहुत बड़ा अलमी है। मिसाल के तौर पे मेरे अब्बू ने सारी लाइफ में 3 स्किल्स चेंज की, और उन मेरे दादा ने सिर्फ एक स्किल रखी। मेरे दादा प्रिंटिंग प्रेस चलाते थे, तो पब्लिशर थे, सारी जिंदगी एक ही काम किया। मेरे अब्बू मैकेनिकल टेक्नीशियन थे, ठीक है, टीन स्मिथ थे। टीन स्मिथ होता है ये जो घी के कनस्तर बनाते हैं, तो मेरे अब्बू घी के कनस्तर बनाते थे एक बहुत बड़ी मशीन के ऊपर। टीन स्मिथ थे, गोल्ड स्मिथ होता है टीन स्मिथ, है ना, ये काम करते। अब्बू का एक काम और था, वो थिकनेस के ऊपर कोई चीज बनानी हो ना, माइक्रोमीटर के ऊपर वो बना लेते थे। यानी कि उससे ना उसको एक्सटेंड करेंगे ना कुछ, और बहुत सारी ऐसी चीजें बनाते थे पाकिस्तान में बनती नहीं थी, इम्पोर्ट महंगी थी, लोकल बना के भेज देते थे। ये उनका बिजनेस था। 3 स्किल्स। मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था सॉफ्टवेयर हाउस में मैंने काम किया, सीए को पढ़ा रहा हूँ, एसीसी को मैंने पढ़ाया। जिंदगी में 4-6 काम चेंज किए। 4-6 काम मैंने इकोनॉमिक्स में शुरू में पढ़ाई, फिर छोड़ दी। फिर मैं मैनेजमेंट बहुत पढ़ाई है, इंफॉर्मेशन सिस्टम बहुत पढ़ाई, एक जमाने में डिजिटल लॉजिक डिजाइन पढ़ाई है, मैथमेटिक्स पढ़ाया मैंने। आपकी जब लाइफ आएगी आप यकीन करें, आप 3-3 साल बाद चेंज कर रहे होंगे। एक स्किल सीखेंगे 3 साल बाद एब्सोल्यूट हो जाएगी, अगली सीखेंगे। एक स्किल सीखेंगे 3 साल बाद एब्सोल्यूट हो जाएगी, यानी 2 साल आप कमाएंगे, तीसरे साल आप तैयारी शुरू कर देंगे आगे क्या होना। इस सॉफ्टवेयर हाउस में जाके देखें, प्रोजेक्ट पूरा हो गया जावा का, ठीक है जी, ये यार अगला डॉट नेट पे है, ये किताबें ले जाओ, साथ साथ पढ़ते रहे। जावा का प्रोजेक्ट पूरा किया है, अब किस पे काम करें? डॉट नेट पे। अगले प्रोजेक्ट में फिर जावा आ गई है, फिर रिवाइज करो। और यार इसके साथ ना थोड़ा सीक्वल का टच है, तो एसक्यूएल सर्वर, ये रो किताबें, ये ले जाओ, ये साथ साथ पढ़ना, ये है लाइफ। तो कोई इंसान सोचता ही नहीं कि हमारी लाइफ बदल गई है, हमें आगे क्या करना है। तो एक तो इज्तिमाई सोच नहीं है, और दूसरा थॉट प्रोवोकिंग नहीं है हम लोग। हाँ जी, एक बंदा मुद्दा दूसरे पे डाल देता है, दूसरा तीसरे पे डाल देता है। मिसाल के तौर पे कल बारिश हुई ना, तो एक गांव है सात नंगर, इंजीनियर टाउन के लगता है, उनके नंबरदार ने उनकी सीवरेज नहीं बनाई, बजट ले लिया, सीवरेज नहीं बनाई, और ये पीटीए के दौर में किया उसने। चोर तो चोर है, इमरान खान का क्या कसूर है, ये नवाज शरीफ का क्या, चोर चोर होता है। वो पी गया पैसे, नाला ऊंचा बना दिया, लोगों ने छप्पड़ बना दिया। कल उन्होंने क्या किया, बड़ी दूर से लड़कों ने गांव के मिलके एक नाली खोदी, खोद के टाउन जरा नीचे है, उसकी दीवार तोड़ के नाला इधर निकाल दी। हमारे प्लाटों में पानी आ गया। हमारी सोसाइटी वाले कहा अब हम क्या करें, उन्होंने जाके साथ पीसीएस से थोड़ी छोटी नीची है, उन्होंने उसकी दीवार तोड़ दी। अब गंदा पानी गांव से इंजीनियर टाउन से पीसीएस से यार, और उन्होंने फिर आगे एक गांव निशेबी है उसमें डाल दिया, उसके कब्रिस्तान में पानी चला गया। ये हमारी अप्रोच है। अब बताएं, किसी ने ये सोचा कि हम सब मिलके सोचें इसका करेक्ट वे क्या है, व्हाट इज द राइट सोल्यूशन। तो हमने जितना नुकसान किया एक दिन में, मिलके करेक्टिवली सोचते
कि उस नंबरदार के ऊपर कोई पिटीशन दायर करें, उससे पैसे वापस लें ताकि आइंदा कोई करप्शन ना करे, मिल गए ताकि वो किसी एक पे अटैक ना करता, और हम जाके उससे कहते हैं कि यार ये इसका सोल्यूशन है। तो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, ये हमारा काम। लेकिन मैं आप बच्चों से ऐसी बात क्यों करता हूँ? क्योंकि आगे आपने इस कौम को संभालना है, हमारा तो दौर अब निकल जाएगा। तो सोच अच्छी होगी ना, तो जहां भी आप बैठेंगे आप बात अच्छी करेंगे। तो दिस इज व्हाट, तो पहले हमें अपनी हरकतें देखनी चाहिए। फिर आप ये कहते हैं ना ये सिटी, ये हमारी ऐसी, हमारे पास आल्टो भी नहीं होनी चाहिए। आप नेशनल लेवल पे देखें, हमारा वजीर आजम जाता है ना कहीं, हाल चाल पूछता है और उसके बाद क्या करता है? हाँ, अरब जाएगा तो जाके कहेगा, बात करेगा। वैसे ये वजीर आजम अच्छा अरबी भी बोल लेता है, तर्जुम का है। वो कहता है, हाजा वसाइलुन कलीलुन जरूरतुन शदीदुन। हाँ जी, कर्जाउन कलीलुन, ठीक है, जरूरतुन शदीदुन। तो वो अपनी पूरी अरबी बोल कर चाइना जाएगा, ची चौंग चिंग शिंग शिंग शिंग, वो तो चाइनी में मांग लेगा। अंग्रेजों अंग्रेजी, अच्छा मुतरजम की जरूरत ही कोई नहीं। अच्छा खान साहब थे, उनके साथ भी आपने क्या किया? बड़ी इज्जत से वजीर आजम बनाया, बाद में हमने उनको भी परात पड़ाई, चलो मंग जा आगे। मैं तो खुद ही वाला आदमी, नहीं नहीं मांग मांग जा, मंगेगा तो आएगा ना। वो भी परात लेके निकल पड़े। नहीं मांगा तो भाई से, नहीं मांगा किससे, तू भी मांग। तो यहाँ काम क्या है? ले जा, अल्लाह के नाम पे बाबा, ये हमारी कौम है, ये हमारी कौम है। इज्तमाही तौर पे हमारा दुनिया में ये स्टेटस है। तो क्या करना चाहिए? ये पकड़ लो, क्या है? कलम। अल्लाह ने पहली वही में इसकी ताकत का जिक्र किया, अल्लमल इंसाना बिल, हर दुनिया के हर सवाल का जवाब इसके अंदर मौजूद है। सिर्फ बच्चों ये पकड़ो, यू विल गॉट इट। आपको ना आपका कोई रिश्तेदार बीट कर सकता है, ना आपका कोई कंपेटिटर, ना दुनिया में कोई। बस यही रास्ता है, और कोई रास्ता? बैगिंग भी छुड़ा देगा, मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तालीम हर मसले का, जो आपकी इज्जत नहीं करता ना, वो भी करेगा इंशाल्लाह। सिर्फ क्या करें? गीबत ना करें, झूठ ना बोलें, गुस्सा ना करें किसी, अपना काम अच्छा करें। राइट जी, बैक टू पॉइंट। अच्छा बच्चों, अब हम ये समझ गए कि नहीं समझ गए? बच्चों सब्सिडी की बात समझ आई है? सारी बातें रिपीट करो। प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस कम होगी सप्लाई कम होगी। अच्छा, रॉ मटेरियल अगर हमें क्या मिलेगा बच्चों? कम लगेगा, टेक्नोलॉजी लेटेस्ट आएगी, सप्लाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अच्छा, वेजेस कम लेंगे तो, और अगर वेजेस बढ़ गई तो? ठीक है जी। अच्छा, और अगर गवर्नमेंट ने इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा दिए, सेल्स टैक्स लगेगा, मटेरियल महंगा होगा, मुनाफा कम हो जाएगा। और अच्छा, सेल्स टैक्स का उलट क्या है? हाँ हाँ, सेल्स टैक्स का उलट सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्स का उलट क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट लेती है, और जो देती है वो क्या है? और जिस फील्ड में सब्सिडी देगी, क्या होगा? सप्लाई ज्यादा होगी। राइट जी, सबसे ज्यादा हुकूमत सब्सिडी देती है बहुत सारी चीजों में, लेकिन एक सब्सिडी देती है पंजाब सिंध केपी के टेक्स्ट बुक बोर्ड को देती है, स्कूल की किताबों के लिए। क्यों देती होगी बताओ? ताकि एजुकेशन को इनहांस किया जाए। 4 कलर कॉपी वाली किताब होती है हमारी, याद कीजिए वो, धोबी और कुत्ते की कहानी, और वो कितनी कलरफुल होती थी, बट ऑन इकोनॉमिकल प्राइस। इतने कलर की प्राइस एक भी किताब नहीं हमारे सीए में लगी हुई हमें, क्योंकि वहां सब्सिडी मिलती थी ना। अच्छा बच्चों चलिए, तो ये बात हमें समझ आ गई। चलिए हम बात कर लेते हैं अब, अगर डायरेक्ट रॉ मटेरियल ही सस्ता हो जाए, बताएं, कॉस्ट कम आएगी, प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा, और अगर रॉ मटेरियल महंगा हो गया? तो चलो दो सवाल। पहली बात ये कि हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने स्वीडन की बजाय चाइना से केमिकल क्यों ले रही हैं? कॉस्ट कम आती है, प्रॉफिट
विटामिन सी से लेके हर दवाई का साल्ट अब कहाँ से आ रहा है? इवन इंडिया से। अच्छा बच्चों, सही होगी बात, पक्की बात है जी। अच्छा, बिजली महंगी होने से बाद फैक्ट्रियां बंद क्यों हुई थी? रॉ मटेरियल है ना बिजली भी, तो कास्ट बढ़ गई थी, तो केबल के छोटे कारखाने, कॉपर ड्रा के कारखाने क्या हो गए? बंद हो गए। क्यों बंद हो गए? कॉस्ट पूरी नहीं हो रही यार, क्या करें। अच्छा, और अब बच्चों आ गई प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स। बड़े ध्यान से सुनना है। डिमांड में भी थी वो लेदर थी। डिमांड में जब तो आपका कोई सब्स्टिट्यूट बनाता है ना, वो दूसरा बना रहा है। यानी पेप्सी वालों का सब्स्टिट्यूट कोक वाले बना रहे हैं, पेप्सी हो रहा है, कोक हो रहा है। टोयोटा का सब्स्टिट्यूट होंडा है, तो टोयोटा वाले हो रहे हैं, होंडा वाले हो रहे हैं। अच्छा, सप्लाई में आप खुद ही सब्स्टिट्यूट बनाएंगे। रिपीट करते हैं, डिमांड में क्या था? आपका सब्स्टिट्यूट कोई और बनाता है, लेकिन सप्लाई में खुद ही बनाते हैं। अच्छा, इसको समझने के लिए 2 मिनट के लिए सोचो, मैं पढ़ाता नहीं, मैं पढ़ाता नहीं। मेरा एक प्लांट है, उस प्लांट में गाड़ियां बनती हैं और मैं गाड़ियां बेचता हूँ, ठीक है। प्लांट में इसमें क्या बनती है और मैं क्या बेचता हूँ? गाड़ियां। 2 मिनट के लिए सोचो कि मेरी गाड़ी की कीमत चेंज नहीं हुई, उतनी ही है, लेकिन जीप पहले से सस्ती हो गई, तो मैं जीप की तरफ देखूंगा ही नहीं। थोड़ी बहुत जो बना रहा था वो भी नहीं बनाऊंगा, स्विच किस तरफ कर दूंगा? मेरी मशीन का स्विच ऊपर करो तो क्या बनती है, और नीचे करो तो क्या बनती है? जीप चल रही है। अच्छा, अब 2 मिनट के लिए सोचो कि जीप सस्ती हो गई, तो मैं क्या करूंगा? मैं कार पे ज्यादा फोकस करूंगा। क्यों? मैं जीप की तरफ देखूंगा ही नहीं। लेकिन अगर इसके बरक्स हो जाए, मेरी कार की कीमत वही हो लेकिन जीप महंगी हो जाए, तो मैं क्या करूंगा? उस मशीन का स्विच नीचे कर देंगे। ये स्विच नीचे कर दिया ना जीप की तरफ, तो जीप ज्यादा बनाऊंगा। क्यों? लेकिन क्या, क्योंकि कार, लेकिन कार की कीमत तो चेंज नहीं ना हुई, कार की कीमत सेम है। इसका मतलब है जीप की कीमत जो है वो कार की सप्लाई को अफेक्ट कर सकती है। समझ रहे? जीप की कीमत सप्लाई को अफेक्ट कर सकती है। 2 मिनट के सोचिए, मैं कार बनाता हूँ, ठीक है जी, कारें मेरी बन रही, कीमत वही है, लेकिन जीप महंगी हो गई, क्या करूंगा मैं? फौरन फैक्ट्री का मोड चेंज करके डाइयां बदल के क्या बनाना शुरू कर दूंगा, क्योंकि पैसे ज्यादा लगे। कार की कीमत चेंज, तो जीप की कीमत ने किसको इफेक्ट कर दिया? कार की सप्लाई को। और अगर जीप सस्ती हो गई, मैं वापस स्विच कर दूंगा, मुझे फिर जीप नहीं बनानी। अच्छा, लेकिन किताब में मिसाल ये नहीं है। किताब में जो मिसाल दी ना, वो उसने कुछ और दी हुई है। किताब में उसने मिसाल दी हुई है लेडीज बैग और स्कूल बैग की। किताब में मिसाल दी हुई है, लॉ ऑफ सप्लाई के साथ आगे जाएंगे ना, तो फैक्टर दिए होंगे, फैक्टर मिले बच्चों कि मैं ढूंढ के दूं? चलो पेज बताओ। 48। अच्छा, उसने क्या मिसाल दी है, जरा गौर से सुननी। वो कहता है कि फर्ज करो हम लेडीज बैग बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? कौन से वाला लेडीज बैग वाला? पर्स जो होते हैं, वो जो अम्मी इस तरफ एक हाथ में डालती है तो अब्बू का हाथ डाल के ऐसे चलते हैं, है ना, ये वाला बैग। अच्छा, तो हम वो बनाते हैं। लेकिन अचानक ये होता है बच्चों के स्कूल की छुट्टियां खत्म हो जाती हैं। क्या होता है बच्चों? स्कूल की छुट्टियां, हम आराम से बस क्या बना रहे थे, पर्स बना रहे थे, स्कूल की छुट्टियां खत्म हुई, तो स्कूल बैग की प्राइस क्या चली गई? ऊपर चली गई। स्कूल बैग की जरूरत ज्यादा है। क्यों? छुट्टियों के बाद हर बच्चा क्या कहता है? नया बैग लेके दो। बल्कि वो जानबूझ के छुट्टियों में बैग थोड़ा थोड़ा तोड़ता रहता है। क्यों? ताकि छुट्टियों के बाद नया स्कूल बैग मिले। अच्छा, तो स्कूल बैग की प्राइस ऊपर चली गई, कंपनी क्या करेगी? वो स्कूल बैग बनाने शुरू कर देगी। हालांकि कि पर्स की कीमत में कोई फर्क पड़ा है? नहीं। ये लिखा है किताब में, पढ़ के देखो जरा, ऐसे लिखा है। पेज बताना, पेज क्या है बच्चों? 48 पेज है। ऑनलाइन वाले बच्चे समझ आ गई बात की? अच्छा, और अब सोचो कि अक्टूबर आ गया। अब अक्टूबर आ गया, बच्चों ने स्कूल बैग खरीद लिए,
अब स्कूल बैग तो सस्ते हो गए, फारिग पड़े, तो फौरी तौर पे क्या होगा, स्कूल बैग नीचे आके हम स्विच कर देंगे किस पे, लेडीज बैग पे। तो अगर आपको लेडीज बैग लेनी है तो हमेशा याद करें कि अक्टूबर या सितंबर में आप स्टाइलों पे जाएं, स्टाइलों पे जाएं। और अगर आप अमीर हैं तो गुची की जो भी आउटलेट है वहां जाएं। आपको नए स्टाइल के जो पर्स मिलेंगे वो कब मिलेंगे, अक्टूबर नवंबर में, क्योंकि शादियां भी शुरू हो जाएंगी उधर से। और शादियों से पहले सबकी अम्मियां नए पर्स खरीदती हैं। क्यों, अब्बू के साथ जाना होता है ना ऐसे, अब्बू को थोड़ा पॉलिश करा लिया। लेकिन बैग को पॉलिश क्यों कराएं, बैग नया ले लेंगे। क्या हाल है, क्योंकि अब्बू तो अब मतलब कि बेचारे, समझिए ना बात, नहीं समझ, चलो खैर। तो अब्बू को वैसे पॉलिश करा लेती हैं, कोई उनका वो करा देती है, क्या कराते हैं यार वो स्किन के ऊपर, मैंने भी एक बार कराया था। हाँ फेशियल, फेशियल दैट्स गुड, मैंने भी एक दो कराया था, कम वक्त ने लुक सी लगा दी मेरे चेहरे पे, लुक सी लगाई थी उसने मेरे चेहरे पे। और फिर उखाड़ी थी स्किन ऐसे करके, कहता है मैल उतर गई। फिर कम वक्त ने ठंडा पानी मारा मेरे मुंह पे, यकीन करो, तब से लेके अब तक ठंडा ही पानी हुआ है। अच्छा बच्चों चलें, एनीवे खुश रहे बात रहे, हमें क्या। अच्छा बच्चों, मैं असल में कुछ चीज ढूंढ रहा था। देखिए, एक होता है बस आपको दिखाने के लिए मैं कह रहा हूँ, एक होता है लुइस वुडोन, पता नहीं अब इसकी स्पेलिंग क्या है। तो अच्छा बेटे, तस्वीर पे नहीं ज्यादा जाना, आई एम सॉरी टू से। तो बाज़ मुझे इन चीज़ों का इतना पता नहीं होता, लेकिन मैं मिसाल दे देता हूँ, फिर खुद भी फंस जाता हूँ। अच्छा जी, तो ये है, नहीं ये असल में है लुइस वटोन है, वटोन है ना, लुइस वटोन। हम करके देखते हैं बच्चों, करके देखते हैं। हाँ ये लुइस वटोन है। अच्छा बच्चों, डोंट गो फॉर पिक्चर्स, आंखें बंद, हमने सिर्फ एक चीज देखनी थी। अच्छा ये जो भी लड़की आएगी आप ही कहना उसको, बोलो आप ही, आप ही, ठीक है, किसकी आप ही, आपकी, मेरे लिए नहीं। अच्छा बच्चों, अच्छा जी, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया जी कुकीज। अच्छा बच्चों ये बताओ, ये पर्स आपको नजर आ रहे हैं। अच्छा, अगर कहीं इनकी लुइस वटोन, एक मिनट हम वापस आते हैं, थोड़ा सा बता, लुइस वटोन पर्स और साथ रख देते हैं प्राइस, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं, अब एक मिनट देखते हैं, अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। ये देखें, मेरा हाल यहाँ से शायद पता चल जाए, थोड़ा सा आइडिया हो जाए। नहीं, ये नहीं जाने दे रहा कहीं हमें, तो हो जा हमें प्राइस बता दे। नहीं, कोई प्राइस नहीं। हाँ, नहीं दूसरी वेबसाइट पे जाते हैं, प्राइस तो हम पता करके ही रहेंगे तुम्हारे, हमने बच्चों को बतानी है। और मूवमेंट, अच्छा जी, तो बच्चों ये अगर आप देखेंगे तो, अच्छा तो हो जा, एक अब आ गई प्राइस। देखो बच्चों कितनी प्राइस है, $3300 है ना। अच्छा, और बच्चों ये अगर हम देखें तो इसकी प्राइस देखिए, अब मुझे आप एक वो देखो $4000 का भी है। आप मुझे बताएं लेदर दुनिया में सबसे अच्छा किसके पास है, पाकिस्तान के पास है। तो क्या बच्चों, हम इसमें क्या खास बात है कि हम जैसे, देखिए कोरियन ने जापानीज गाड़ियां कॉपी की हैं, कौन नहीं जानता, कौन नहीं जानता, हुंडई ने मर्सिडीज को कॉपी किया है, सारी दुनिया जानती है कि नहीं जानती। तो क्या हम इसमें 19-20 बकल चेंज करके, जो $1900 का पर्स है, या वो पर्स है जो फर्ज करें $4000 का है, अगर हम 400 में बेचते हैं, नहीं बेच सकते। ये हमारी एंटरप्रेन्योरशिप का हाल है। और एमबीए करा करा के ना हमने मत मार दी, और लम्स में एमबीए हो रहा है। और जब वो एमबीए करके निकलता है तो ब्रांड कौन से बनाता है, बिरयानी प्लस, चाय वाला। मतलब मीन्स यार, खुदा का खौफ करो भाई, दुनिया कहाँ पहुंच गई है, तुम कहाँ बैठे हो यार।
तो इट्स अ थिंग विच यू हैव टू चेंज, ये हमें चेंज करना पड़ेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये बच्चों इसलिए मैंने कहा थोड़ी सी आपको मिसालें मैं दूं ताकि आपको अंदाजा हो कि दुनिया कहाँ खड़ी है और हम कहाँ खड़े हैं। ठीक है ना? और हमें मार किसने दिया? हमें ज्यादा मार दिया तनकीद दूसरों पे कर करके, हमने अपनी तरफ देखा ही नहीं हम क्या करें। नहीं बच्चों? सो यू गॉट माई पॉइंट कि यही चीज हम बना नहीं सकते, है ना जी? तो अच्छा, मैं आपको एक बड़ी मजेदारी बात बताऊं कि अब आप नेट पे एक चीज नोट कीजिएगा। आज आपने जाके ना एक प्रोडक्ट लिखना है, पान पराग इन यूएसए। पान पराग इन यूएसए। पान मसाला इंडिया का $80 का, और पाकिस्तानी भी खरीदते हैं, इंडियन भी खरीदते हैं। तो यू सी हम क्या कर रहे हैं यार? एक पान मसाला नहीं बना सकते, सारी दुनिया को हमने गुटके पे लगाया हुआ। तो हमें कुछ सोचना चाहिए। नहीं बच्चों? मिन हासिल कौम कुछ सोचना चाहिए हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए था। राइट बच्चों? ऐसे ही बस, जस्ट टू मेक योर साइंस चेंज, कि अपनी सेंस को चेंज करें। अच्छा बच्चों, चलें जी लॉ ऑफ सप्लाई की तरफ। ठीक है जी, चलें जी लॉ ऑफ सप्लाई की तरफ चलते हैं। लॉ ऑफ सप्लाई में सबसे पहले क्या कह रहा है? कह रहा है कि दो चीजें वेरिएबल होंगी। दो चीजें कौन कौन सी बच्चों? एक प्राइस और एक सप्लाई, क्वांटिटी सप्लाई। और बाकी सारे क्या होंगे बच्चों? ये बात हमने डिमांड में भी की थी। डिमांड में प्राइस और डिमांड वेरिएबल थे, बाकी सारे। और आज क्या करने लगे? लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ने से पहले हम कह रहे हैं क्वांटिटी सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस। तो प्राइस का फंक्शन है, तो बाकी सारे फैक्टर्स को क्या कर दो? कांस्टेंट। जब कांस्टेंट करेंगे तो सबसे पहले हम कहेंगे, सबसे पहला पॉइंट कहेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है? कांस्टेंट है। टेक्नोलॉजी क्या है बच्चों? कांस्टेंट है। और देयर शुड बी टैक्सेस और सब्सिडी में भी कोई चेंज नहीं है। और इनपुट मटेरियल में भी देखो कोई चेंज है। और अदर गुड्स प्राइस, जैसे कार के लिए जीप या पर्स के लिए स्कूल बैग, कोई चेंज नहीं। तो सिर्फ चेंज किस में हुई फिर? और वो क्या है कि लॉ की डेफिनेशन पढ़ने ही कहता है अदर थिंग्स रिमेन द सेम एंड इंक्रीज इन प्राइस कॉजेज एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा इसलिए लिख दिया कि हमने कहना था कि डिक्रीज इन प्राइस एंड, ठीक है जी। तो प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस कम होगी तो सप्लाई। लॉजिक हम बता चुके हैं कि प्राइस बढ़ेगी मुनाफा ज्यादा होगा, स्टॉक से माल निकालेंगे, सप्लाई में रख देंगे कि यार अच्छा मौका है बेच लो जितना बिकता है। और अगर प्राइस ज्यादा होगी तो क्या करेंगे? शाबाश, कम कर देंगे। और कम करके क्या करेंगे बच्चों? स्टॉक में रख देंगे। राइट जी? इस वाला प्राइस बढ़ने पे सप्लाई बढ़ाएंगे और प्राइस कम होने पे कम कर देंगे। अच्छा लो जी, एक बात आपसे पूछते हैं, जहानत का मामला। आपका एक पेट्रोल पंप है, आपका एक पेट्रोल पंप है। अच्छा, और आपको पता है कि 12 जो बंदा टैंक फुल कराने आएगा उसे, सर जरा पेट्रोल थोड़ा है 2 लीटर ले लें, 5 ले लें, सर आज 2000 का ही डाल दें। क्यों? हर एक को आप क्या कह रहे हैं? मोटरसाइकिल है यार आज 500 का ही मिलेगा। क्यों? और जब 12 बजेंगे तब क्या होगा? तब 5000 का भी तो मांगेंगे, सर टैंक ना फुल कर दूं। क्या ख्याल है? ऐसा होता है कि नहीं होता? क्या हाल है बच्चों? तो ये सेलर का टिपिकल रवैया है। क्यों जी? इसी तरह बहरिया टाउन की फाइलें लेके बैठे हैं हम किसी मशहूर से रियल स्टेट पे, लेट्स से चौहान स्टेट पे बैठे। प्लॉट है 50 लाख का। एक बंदा कराची से आया, मेमन है। पर अब भाई हमारी फैमिली शिफ्ट हो रही है, हमें 5 प्लाट इकट्ठे चाहिए, मिले इकट्ठे। 50 नहीं, मैं तो 55 लाख दूंगा। वो क्या करेगा? वो फौरन प्लाट ढूंढेगा उसके लिए। क्यों? 5 लाख फालतू मिल रहा है, कोशिश करके इकट्ठे भी ले देगा, है कि नहीं?
अच्छा वो इकट्ठे रह लेते हैं, हम इकट्ठे रह सकते हैं? खालू के साथ, पुप्पो के साथ घर बना सकते हैं? ना ना ना, नहीं बना सकते। क्यों भला? लड़ाई बड़ी होती है। हमारे में इत्तेफाक राय कोई नहीं। क्या ख्याल है? उनमें इत्तेफाक राय बड़ा है, हमारे अंदर राय कोई नहीं, इत्तेफाक कहां से आना। अच्छा बच्चों, यहाँ तक कोई चीज मुश्किल? राइट जी, बात समझ आती है? ये समझ आया कि प्लाट का जब 5 लाख ज्यादा मिला, उसने अपना भी मतलब पुप्पो ने फोन करना, बाजी अब तुसी जी इसी फाइलों बेचनी। अच्छा बच्चों, सो वापस आते हैं अपने पॉइंट पे। देखिए, हमने क्या किया, हमने एक स्केड्यूल बना लिया। इस स्केड्यूल में फिर हमने दरमियान से सोचना है, सेंटर से। जब प्राइस 20 की सप्लाई क्या थी? राइट जी, जब प्राइस 20 की सप्लाई क्या थी? अच्छा, जब प्राइस हमें 30 मिली तो हमने सप्लाई क्या कर दी? हमने माल पकड़ा, स्टॉक से लाके उसके सामने रख दिया, उसने कहा भाई नहीं नहीं, हमारे दोस्त है, हमारे 300 kg पड़ा हुआ है, सारा ले जा। क्यों? प्राइस ज्यादा है, तो प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ जाएगी। अच्छा, प्राइस 20 से 10 हो गई, कम हो जाएगी। कैसे कम हो जाएगी? क्योंकि उसे पैसे कम मिल रहे होंगे। नहीं नहीं, माल ही थोड़ा सर 100 kg है, इसके ऊपर है ही नहीं। क्यों? राइट जी, इसका मतलब हम किस नतीजे पे पहुंचे कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी, और अगर प्राइस कम हो गई तो सप्लाई कम हो जाएगी। राइट जी, चलिए हम इस बात को ना जरा एक खस्ता और ताजा डायग्राम पे बनाते हैं, क्योंकि चलो स्केड्यूल तो पुराना भी चल जाता है, लेकिन बिस्किट और डायग्राम हमेशा क्या होना चाहिए? खस्ता और ताजा। ठीक है जी। पुराने वाला जरा बरसात है, नमी भी आ जाएगी, इसलिए हम नए वाला डायग्राम बनाएंगे। अच्छा बच्चों, इस तरफ क्या रखेंगे? वर्टिकल एक्सिस पे प्राइस, हमने लॉ ऑफ डिमांड में भी ऐसे ही किया था ना। इस तरफ रखेंगे क्वांटिटी। अच्छा, खाली क्वांटिटी भी लिखते हैं तो मिकदार ही लिखनी है, लेकिन सप्लाई लिखने तो वाज़ह रहेगा कि हम लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ रहे हैं। अच्छा, और इस तरफ क्या कर देंगे? प्राइस। प्राइस हमारी जी 1 2 3, 3 प्राइस लिए, 10 20 और 30। और इस तरफ क्वांटिटी ली है हमने 100 200 और बच्चों 300। सबसे पहले हम क्या कहेंगे? देखो, जब 20 थी ना प्राइस, तो सप्लाई थी 200 kg। पॉइंट क्या था बच्चों? डी। राइट जी। और जब प्राइस बढ़ी तो जो हमारा सेलर था ना, वो बड़ा खुश हुआ। उसने कहा यार मौका अच्छा है, पैसे कमा ले। उसने स्टॉक से भी माल निकाला और लाके सप्लाई में शामिल कर दिया। तो 30 प्राइस गई तो जनाब उसने तो ला के कमाल ही किया उसने। शाबाश बच्चों। कितनी कर दी? सी पे चला गया। सप्लाई कितनी कर दी? 300। मुनाफा ज्यादा है ना। अच्छा, जब प्राइस कम हुई मिली उसको, यानी उससे कम प्राइस ऑफर की गई, तब उसने क्या किया बच्चों? उसने ये किया, उसने कहा यार ये तो मौका अच्छा नहीं है। किधर चला गया यार? घूम गया, चलो कोई नहीं, हाँ ढूंढ लेंगे। ये आ गया बच्चों। उसने प्राइस कम होने पर सप्लाई गायब कर दी। उसने कहा बस सर 100 को है, ले जाओ, बाकी तो जैसे वो पेट्रोल पंप वाले ने नहीं किया, बस सर आज 2000 का ही मिलेगा पेट्रोल, इससे ऊपर नहीं मिलेगा। ठीक है जी। अच्छा बच्चों, अब क्या होगा? अब हम इस सारे तीनों पॉइंट्स को मिलाएंगे। क्या बन गया बच्चों? सप्लाई कर। राइट जी। अब सप्लाई कर्व को भी आप कहां से देखोगे? ओरिजिन से। तो आप कहोगे सप्लाई कर्व मूव किया है लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट अपवर्ड। ये मूव कर गया है लेफ्ट टू राइट अपवर्ड। इसलिए ये शो कर रहा है पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन, पॉजिटिव रिलेशनशिप between price and quantity supplied।
राइट बच्चों, प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। पॉजिटिव रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है बच्चों? डायरेक्ट रिलेशनशिप। और डायरेक्ट रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि अगर ये वेरिएबल ओरिजिन की तरफ आया तो ये भी ओरिजिन की तरफ आएगा। अब याद करिए, यहाँ पे आपकी बर्थडे फिर लगा देते हैं। अब इस दफा आपकी दो खालाएं, आप खाला से कहते हैं कि खाला मेरी बर्थडे पे आना है। ओ जाओ पाचा, मैं तेरी बर्थडे तक ही आना। आप अचानक कहते हैं प्राइस खाला आ रही हैं, तो साथ ही सप्लाई खाला क्या कहती है? फिर मैं आ जाऊंगी, क्योंकि आपकी बर्थडे की कोई अहमियत नहीं उसके लिए। एक्चुअली वो अपनी बहन से मिलना चाहती है ना जी। और उन्हें पता चल जाए कि वो वाली खाला नहीं आ रही, तो फिर मैं भी नहीं आना, रहने दे, फिर मैं आके की करना। क्या हाल है? ऐसे ही बच्चों, सही है जी। तो ताल्लुक खाला के हैं अच्छे हैं, वो खाला आ रही तो ये भी आ रही, तो ओरिजिन में मिल सकती है। और जब ओरिजिन से एक खाला दूर जा रही है, तो दूसरे ने मैंने भी आगे क्या करना, मैं तो उसके लिए आना था। अब आप सवाल पूछेंगे, अब ये सर इकोनॉमिक्स के अलावा सवाल, जब आपने मुखालफत की बात की तो मिसाल पुप्पो की दी है, और जब खालाओं की, जब पॉजिटिव रिलेशन तब आपने खाला की मिसाल दी, इसकी क्या वजह है? नहीं, ये नहीं होता। हमारे कल्चर में माएँ हमेशा अपनी फैमिली का इंट्रोडक्शन बच्चे को अच्छा कराती है। यानी कि चंदा मामू, चंदा चाचू ने, नेचुरल बात। अच्छा, जब भी वो इंट्रोड्यूस कराए, अभी देन एक्सक्यूज, जब भी वो इंट्रोड्यूस कराएंगे, हमारी फैमिली में एक इत्तेफाक राय है, डिसिप्लिन है। तो ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ फैमिली है तो तितर बितर ऐसे ही है ना। ये नेचुरल सी एक बात है। इससे हमारा एक थॉट बन गया, हालांकि कि वो दो बहनें भी जो होंगी, दो फूफे होंगी, तो आपस में किसी की खाला ही होंगी। लेकिन हम करते ही ऐसे ही हैं। और कुछ हमारे यहाँ ननों ने किया भी ऐसे ही है। मसलन अगर आप देखें ओवरऑल हमारे कल्चर में हुआ क्या है, कि कोई नंद आती है किसी अपनी भावज के घर, जब उसका घर अलहदा होगा, वो वहां आके भी कहेगी ए जरा तू पौधा लाया ना, अगर यदि टानी इधरों ना जाती, ए आई होके जाती ना, फिर सोना लगना। अगर वो बेचारी को पर्दे डाल देगी तो आके क्या कहेगी, रंग तो सही मैच ही नहीं किया। हाँ जी। अगर कोई कोई नीच बना रहे नीच, तो कहेगी नहीं डिजाइन मेरे को कराने ना, इधरों आई होना चाहिए थी, इधरों आई, इधरों आई, इधरों आई, और नहीं क्या कहीं का कहीं हो जाए। तो वो मसला ये है कि हमारा कल्चर भी वैसे ऐसा ही है। कल्चर भी हमारा ऐसा ही है। माए यानी कि सासें खुद बहुओं को कहती चल नहीं, पीछे होते नहीं पता, बेटी को कहेंगी तू गोश्त तकसीम कर। ईदुल अजहा पे बेटियों को घर बुलाया, तू गोश्त तकसीम कर, तो बहू ये तू साइड पे हो जा। अब मसला ये होता है कि जिसको आप लेके आए हैं निकाह करके, या आप लड़के हैं आप किसी को लेके आए, तो आप मर्द है ना, फिर उसके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ आपकी जिम्मेदारी है। उस बेचारी को ना घर मिलता है, जब वो काम करने लगती कहते दिन पता ही नहीं है। वो अगर आपने कमरे में पर्दे डालने हैं वो ही नहीं डाल सकती, कि तेरा घर ही नहीं है। तो माँ बाप का भी घर उसका नहीं है, तुम्हारा भी घर उसका नहीं है, तो उसका घर कौन सा है? ठीक है ना। तो ये बड़ी गलत और इंतहाई गलत रिवायत है ना। आई रियली अगेंस्ट इट। मेरी वाइफ है ना, तो शादी के शुरू मेरी बात हुई, एक्सीलेंट टीचर है, डिजाइनर है। मैं कह रही कि मैं सिलाई मशीन तो अम्मी के घर छोड़ेंगे, तो मैं मेरी गल सुन, वो सिलाई मशीन ना इतने नहीं, वो उत्थे रहने दे। तू सिलाई मशीन चुक लेगी, मेरी भैन दो कपड़े दे जाएगी, तो मेरी वो बड़ी भैन दे जाएगी, तू सारा दिन लगी रही। मैं ना भाई उन्होंने उत्थे ही रहने दे। मतलब नॉट सपोज टू डू दैट। अपने हकूक का तहफुज खुद करें। क्या हाल है जी? राइट वे तो यही है। अब मैं भी अच्छी गाड़ी ले सकता हूँ, लेकिन आप देखते हो हम पुरानी सी सिटी पे आते हैं, तो मैंने पैसे निकाल के उसके लिए लेता गाड़ी में, क्योंकि वो भी तो एक आजाद शहरी है पाकिस्तान में। तो मैं शुरू से मैं सोचता हूँ औरत को इतना तो हक होना चाहिए कि वो आपको राय दे सके। क्या हाल है? अच्छा आप नहीं देंगे तो क्या होगा, मर्द बन खबरदार बीच में बोली, आहिस्ते आहिस्ते उसकी स्किल्स खत्म हो जाएंगी, वो डेड हो जाएगी। और एक बंदा जो आपको मशवरा दे सकता है, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और आप अकेले हो जाएंगे। लिटरली। मैंने एक ड्रामा देखा था अपने बचपन में, बहुत छोटा था, पांचवी छठी क्लास में हुआ। फिर दोस्त जमाल हीरो था उसमें, और पता नहीं वो वास्ती की होती थी, बड़ी खूबसूरत वो एक्ट्रेस थी। तो वो कोई एमपी या एमएनए था, तो वो उससे कहता है
मैं सफेद गाड़ी लूं। मैंने कहा सफेद गाड़ी क्या बात है, वो तो चांदनी लगती है। तुमने कहा लेकिन सारे एमपीएम मैंने इसके पास तो ब्लैक गाड़ी है। तो ब्लैक गाड़ी की तो क्या शान है। तो कमाल है, मैं सफेद कहता हूँ तो सफेद कह देती है, मैं काली कहता हूँ तो काली कह देती है। नहीं, मैं कहती तुझे आज पता है, मैं तो पीछे 25 साल तो यही कर रही हूँ। यानी वो औरत डेड थी एक्चुअली। वो राय देती नहीं थी, जो वो राय देता था वो उसको मक्खन लगा देती थी। तो अगर ऐसी औरत रखनी तो फिर तो फायदे कोई नहीं। क्या हाल है। तो औरतों को गुलाम बना के रखना तो कोई नहीं है। हमारे सारे उधर 2-2 कनाल के घर हैं, किया स्पोर्टेज रखी हुई है, फॉर्च्यूनर रखे हुए हैं। गाड़ी ले जाते हैं औरत, देखें गाड़ी ले गए, औरत बस है ही कुछ नहीं, कन्वेंस है पीछे। एक गाड़ी बड़ी ली, मियाँ साहब निकल गए, पीछे बेगम साहब। तो गुलाम है ना, उसको ड्राइविंग सिखाई आपने ना, क्या करेगी, नौकरों चार को कहेगी ये फर्श दो, ये कर लो जी, उसे ये तो हुकूमत ना करी, गुलामी कर रही बेचारी। तो इट्स माई वाइफ सिंसियरिटी, कहीं जाएगी मुझे बता के जाएगी, ऐसे नहीं जाती वो, लेकिन कम से कम हुकूक तो दो यार पूरे। तो ये बड़ा गलत तरीका है, इट्स अ वेरी रॉन्ग वे। बेशक झूठ बोलें, बेशक झूठ बोलें, लेकिन हकूक दोनों का तहफुज करें, माँ का भी करें और बीवी का भी करें, दोनों का करें, बैलेंस चलना चाहिए। मैं याद है, मैं अपनी बेगम को मैंने शुरू शुरू में कहा, ये तो तनख्वाह कितनी, मैं कहा 70,000 समथिंग। 70,000 में ना मैं थोड़े से पैसे रख के उसको दे दूं, यार ये ऊपर वाले मिल गए, उसको खुशी से दे देना, 70 उसने ले लेना। मैं उसे कहना देख मेरी गल सुन, पैसे तूने ले लिए सारे, अम्मा को पता चला ना तो फिर नहीं मिल सकेंगे, फिर अम्मा डिवाइड करेंगे आज बस। नहीं नहीं, मैं बताऊं उसे बात, सुनिए बात। अम्मा को मैंने कहा अम्मा जी 70,000 तनख्वाह है, अद्धी तुसी ले लिया करो, लेकिन उन्होंने ना दसना फिर वो कहेगी अद्धी तो मां ले लेंदी। ठीक है, उसने खर्चा भी चलाना, तो 35 अम्मा को दे दिया। उनको कह दिया तू नहीं दसना, उनको कह दिया तू नहीं दसना। इतने साल चलते रहा मोहब्बत प्यार दोनों का, बड़ी बातें हुई। मेरी वालदा का इंतकाल है 2013 में, शादी मेरी हुई 2003 की, 10 साल। लो जी, किसी ने नहीं दसया, बाकी बड़ी बातें हुई। क्या हाल है, ठीक है जी। तो इतनी मोहब्बत प्यार, हमारा कमरा ही इकट्ठा हमेशा रखा है, अम्मी का कमरा अपने साथ, ताकि कोई मसला हो तो मुझे आवाज दे दे। हालांकि तक कि आमतौर पे क्या होता है हमारे शहरों में, अम्मा का कमरा नीचे रखते हैं, बेगम का ऊपर। क्यों, लड़ाई की सूरत में यूएनओ की फोर्सेस आ जाएंगी टाइम पे, हाईली फ्लेमेबल चीजें दोनों इकट्ठी रखेंगे, क्या होगा, आग की सूरत में आप कुछ नहीं कर सकेंगे। तो लेकिन हमने ऐसा भी नहीं किया, लेकिन क्या है कि चलाने का एक मेथड है, बिहेवियर चलाने का, लोगों को चलाने का एक तरीका है। अब मेरा बॉस मुझे गालियां दे रहा होता है, डांट रहा होता है, रिमार्क्स दिखा दूं, लोग जल जाएं, सड़ जाएं सुन के, लेकिन मैं अपने सबॉर्डिनेट को क्या कह रहा हूँ, ओ यार तूने काम करना है, मैं उसको मोटिवेट कर रहा होता। मैंने कभी अपने सबॉर्डिनेट को नहीं पता चला कि ऊपर मेरे साथ क्या हो रही है। क्यों, इस तरह घर भी कभी नहीं बताया कि बाहर मेरे साथ क्या हो रही है। तो लिहाजा ये मर्द का एक स्टाइल होता है, मर्द को मर्द होना चाहिए, लीडर होना चाहिए उसको। और लीडरशिप स्किल क्या है कि हर एक की सुनो, हर एक की बात करो, परेशान नहीं होना, मामलात को टैकल करना है। तो ये आपने लर्न करना है सारा। फिर आप देखें और याद रखिएगा, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाए, आपने खाली सीए नहीं करना, आगे बढ़ना है आपने, सीएफए भी करना, फाइनेंशियल एनालिस्ट बने आप, या आप आगे इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग में रिसर्च करें, ईआरपी बनाए। खाली सीए ना करना, अगर सब सीए कर रहे हैं तुम भी सीए करो, फर्क क्या हो, तुम्हें क्या करना है, आगे बढ़, ठीक है। और याद रखना, तुम्हारे आगे बढ़ने के लिए तुम्हारी इज़्तिवाजी और सोशल लाइफ कामयाब होनी बहुत जरूरी है। घर का सुकून नहीं होगा तुम कुछ नहीं कर सकते। लिहाजा बिहेवियर को लर्न करना है और लोगों को टैकल करना है। ये कंप्यूटर बहुत आसान है, इसमें मैं विंडोज से बिलीव करें चंद चेंजेस करूं, एंड्रॉयड बन जाएगा। लेकिन इंसान का सॉफ्टवेयर मैनेज करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि ना उसे माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया, ना उसे एंड्रॉयड ने बनाया। अगर ये बच्चा, मिसाल दे रहा हूँ, गांव से आया है और इसकी पिछली लाइफ बड़ी तलख है, चौधरी के बच्चों ने इसे मारा,
इसके लाटू तोड़ दिए, इसको छप्पड़ में फेंक दिया, स्कूल में इसे मुर्गा बना के तोनी लगाई, ये सारी चीजें इसके साथ चलेंगी। ये सारी जिंदगी के वाकयात इसके साथ है, उससे इसकी पर्सनैलिटी बनी है। इसको आप चेंज इतनी जल्दी नहीं करें, लेकिन आपने डील तो करना है हर एक के साथ। क्या हाल है? क्यों जी? हाँ, मेरी बात बहनें ये बड़ी सॉफ्ट है, और बात बहनें मेरी क्या है, थोड़ी स्ट्रिक्ट है, बहुत स्ट्रिक्ट है। तो मैं कौन से बिनोइयों की ज्यादा इज्जत करता हूँ, कौन से बिनोई की ज्यादा इज्जत करता हूँ? पता है मुझे। जिसको मुसीबत डाली मैंने, पता तो मुझे है। मेरे साले मेरी बड़ी इज्जत करते हैं। कभी कभी पूछते भी हैं, भाई नहीं आपकी की लॉजिक कैसे समझ लेते हैं आप? तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग गेम है लाइफ का, कि सबको पता होता है ये आप ही सख्त हैं, ये सॉफ्ट हैं। ठीक है जी, मेरी वाइफ क्या है, इनमें क्या फर्क है? ठीक है ना? तो यू सी कि आई से टेल टू माई वाइफ, नेवर लेफ्ट योर राइट्स, अपने राइट्स कभी ना छोड़ो। बट कभी भी मेरी बहनों के साथ वर्डिंग में लड़ाई ना करना। क्यों? तुम मुकाबला ही नहीं कर सकती, मैं उन्हें अच्छी तरह जानता। मैं पहले दिन डरा दिया, उन्हें लड़ाई नहीं की। एक बार मेरी आपी बोल रही तो बहुत ज्यादा, उसने नमाज 50 रकत नहीं थी, वो बोलती रही, उन्हें नमाज ही नहीं मुकाई। इशा दी नमाज 17 रकत होनी है तो लड़ांगे। फायदा, तो लिहाजा सिखाएं लोगों को, सीखें। आप जितनी लर्निंग करेंगे उतना आपका फायदा है। तो देखिए, सोशल सक्सेस भी लेनी है आपने, अपनी फैमिली लाइफ में लीडिंग रोल होना चाहिए आपका, इतना अच्छा कि किसी दूसरे का कॉन्फ्लिक्ट हो तो आपको बुलाए कि यार ये बिहेवियरिस्ट है, ये समझेगा। ठीक है, मैंने कई मियाँ बीवी की सुलह कराई है अपनी फैमिली में। तो बुला लेते हैं मुझे लोग, मैं चले जाता हूँ, मसाइल को समझता हूँ, अल्लाह का शुक्र है, कर देते हैं। दूसरी तरफ आप अपने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी कामयाब होंगे। तो ये दोनों चीजें आपने सीखनी है, थोड़ी इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, थोड़ी ह्यूमन साइकोलॉजी, ये इजाफी नॉलेज आपने लेनी। और तीन चीजों को कभी मार ना खाएं। लैंग्वेज स्किल आपकी दूसरों से अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन, जहां बैठे विन करके उठे। कंप्यूटर स्किल आपकी पुअर नहीं होनी चाहिए। और तीसरा, जिस फील्ड में आप है ना, उसका नॉलेज सबसे ज्यादा आपके पास होना चाहिए। जब कोई सवाल करे आपको मार ना पड़े, आपको पता हो मैं बात क्या कर, राइट जी? अच्छा बच्चों, चलिए जी, बात समझ आ गई जी हमें? अच्छा चलिए, ये बात डन हो गई जी आज हमारी। अब बच्चों हमने ज्यादा बात करनी नहीं है, ये सवाल पूछना है जो पेपर में आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्ड कांस्टेंट अलोंग द सप्लाई कर टेक्नोलॉजी, क्योंकि क्वांटिटी और प्राइस तो आपने पहले ही वेरिएबल कर दिए थे। राइट जी, डन हो गई बात। चलिए, तो इसको हम डन कर देते हैं। बाकी चीजें हम नहीं, ये गलत लिखा होगा ना, हमने कंपोजिंग एरर भी तो है हमारे। अच्छा बच्चों, अब इसको हम छोड़ देते हैं, ये काफी है। अब हम चलते हैं इस तरफ के, एक एस्पेक्ट और भी हमने पढ़ा था, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड वर्सेस चेंज इन, आज हम पढ़ते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई वर्सेस चेंज इन सप्लाई। ठीक है जी? चलिए, तो ऐसा करते हैं हम, यहां से ना ये वाली स्लाइड में से हम सिर्फ टेबल पिक करते हैं और उसको चिपका लेते हैं हम यहाँ पे, नई स्लाइड पे, यहाँ पे। तो नहीं आधा है, नहीं मुझे पूरा चाहिए। सी एक आता है, एक नहीं आ रहा। एक मिनट बच्चों, मैं इसको दोबारा ट्राई करता हूँ। मेरी जो पावरपॉइंट की स्केल है उसमें कुछ गड़बड़ आ रही है। या चल, बन गया, फिट हो गया। इसको डिलीट कर देते हैं और यहाँ एक साइड और फेंक देते हैं, एक। अच्छा बच्चों, चलिए शुरू करें। चलिए, बिस्मिल्लाह रहमान।
अच्छा बच्चों, सबसे पहली बात क्या याद रखेंगे? सबसे पहली बात हम ये याद रखेंगे कि हमारा जो सप्लाई फंक्शन है वो मल्टीवेरिएट फंक्शन है। सप्लाई फंक्शन क्या है? एक वेरिएबल नहीं, बहुत सारे वेरिएबल इसको इफेक्ट करते हैं। ठीक है जी, एक वेरिएबल नहीं, बहुत सारे वेरिएबल इसको इफेक्ट करते हैं। तो हम ये कहते हैं कौन कौन से इफेक्ट करते हैं? सप्लाई को उसकी प्राइस इफेक्ट कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। अच्छा जी, अगर हम कहें कि क्या इसको इसके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इफेक्ट कर सकते हैं? कॉस्ट भी इफेक्ट कर सकती है, टेक्नोलॉजी भी, टैक्स एंड सब्सिडीज भी, प्राइसेस ऑफ, ये सारी इसको इफेक्ट कर सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी जो अभी हमें याद नहीं, राइट जी, तो ये सारे इसको इफेक्ट कर सकते हैं। हमने फंक्शन लिख लिया, उन वेरिएबल के नाम लिख लिए। अब हम कहते हैं कि अगर चेंज प्राइस की वजह से आई सप्लाई में, और ये सारे फैक्टर क्या हुए, तो हम इसको क्या कहेंगे? क्वांटिटी सप्लाइड, नाम है उसका, टर्म है। ठीक है, ये कोई लॉजिक नहीं पूछ सकता कि सर ये नाम क्यों रखा। नहीं, ये कोई लॉजिक नहीं, नाम कुछ भी रख सकते हैं इकोनॉमिस्ट। लिहाजा साइंसदान ने नाम क्या रखा कि अगर प्राइस चेंज लाए और ये कांस्टेंट हो, फिर नाम क्या दोगे? चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। और अगर प्राइस कांस्टेंट हो गई और इनमें से किसी एक या ज्यादा की वजह से चेंज आई, तो उसे क्या कहेंगे? चेंज। राइट जी। अब हम बिल्कुल ईमानदारी से वैसे ही एक एक पॉइंट लिखेंगे जैसे हमने पहले लिखा था। पहला पॉइंट हम ये लिखेंगे कि देखो, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी लिख देते हैं, है तो मिकदार ही ना। क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी ड्यू टू प्राइस, लेकिन प्राइस के लिए क्या लिखेंगे? टी, while other factors are held। सारा सेंटेंस पुराने वाला यूज किया मैंने, आर हेल्ड कांस्टेंट, सिर्फ यहां फर्क डालने लगा। फैक्टर के नाम डिफरेंट है, एफ पी, सी, टी ई सी एच, टी एंड एस, टी आर, और कुछ वो चीजें जो भी मुझे याद नहीं है। तो लिहाजा हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ना हम बार लगा देंगे, ये गए, और वो चेंज किसकी वजह से आई है? प्राइस की वजह से। राइट जी, तो चेंज लाने की जिम्मेदार प्राइस है, जबकि ये फैक्टर सारे क्या हैं? कांस्टेंट है। तो हमने ईमानदारी से एक एक पॉइंट लिखना है ताकि हमें पक्का पानी याद हो जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगी। दूसरा क्या करेंगे, इसको हम शो कैसे करेंगे? तो हम कहते हैं दिस चेंज is shown by the movement from one point to another along the same supply curve। ठीक है बच्चों, तो इस चेंज को कैसे शो करूं? मूवमेंट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर अलोंग द सेम सप्लाई कर्व। राइट बच्चों? अच्छा, यहां तक कोई चीज मुश्किल? राइट हो गई बात? चलिए, परफेक्ट हो गया जी। अच्छा जी, अच्छा बच्चों, सो जी, डन हो गया जी। चलिए, अच्छी बात है। अच्छा, दूसरी बात बच्चों पता है क्या है? इसको पहले तो हम इसको ना जरा वही रिपीट कर लें। देखें, हमने जब स्केड्यूल बनाया था ना सप्लाई में, लॉ ऑफ सप्लाई में, हमने प्राइस रखी थी 20,
बढ़ाई थी 30 और घटाई थी 10। और हमने कहा था पहली जो हमारी सप्लाई की मिकदार थी कमोडिटी की वो थी 200 केजी, और जब प्राइस बढ़ी तो कितनी हो गई थी 300 केजी। ठीक है ना, प्राइस बढ़ी तो सप्लाई बढ़ गई, और प्राइस कम हुई तो सप्लाई कम होकर कितनी हो गई 100 केजी। इसी चीज को पकड़ते हैं, ले जाते हैं किस पे, ग्राफ पे। ठीक है जी, ग्राफ पे से शो कर देते हैं। तो बच्चों ये आ गई क्वांटिटी सप्लाई और ये आ गई प्राइस। तो ये बच्चों हो गया आपका 10, 20 और 30। और ये आ गया बच्चों 100, 200 एंड 300। अब देखो 20 और 200, तो पॉइंट क्या आ गया बच्चों, डी आ गया, राइट जी। अच्छा, और अगर प्राइस में इजाफा हुआ तो सप्लाई भी बढ़ जाएगी। बी से किधर चले जाएंगे हम, सी पे। तो आप कहेंगे सर बी से जो हम सी पे आए हैं इट इज ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस। बी से किधर आ गए, सी पे, राइट जी। तो अगर गौर किया जाए तो ये एक ही सप्लाई कर्व है जिस पर आप बी से किधर आ गए, सी पर। और अगर प्राइस, और आप इसे कहेंगे क्या, एक्सटेंशन, क्योंकि प्राइस इसकी वजह बनी है ना, तो एक्सटेंशन इन सप्लाई। और अगर प्राइस में कमी आ गई तो सप्लाई कम हो जाएगी, और प्राइस भी कम हुई तो सप्लाई भी, हम बी से किधर आ जाएंगे, ए पे, क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, राइट बच्चों। और इस कर्व का नाम क्या रख देंगे, सप्लाई कर्व। कर्व का नाम क्या रख देंगे, राइट जी। कोई चीज मुश्किल बच्चों, नो मुश्किल। चल, अच्छा बच्चों, अब आ जाए इस तरफ, आगे चले। अच्छा, अब हम दूसरी तरफ लिखें कि अभी अभी आप लिख रहे हैं, पहले आराम से आप लिख लें, ठीक है। अच्छा चलिए, अब बच्चों दूसरी तरफ चलते हैं कि अगर प्राइस जो है ना, यहाँ सॉरी क्वांटिटी में चेंज, ठीक है जी। अब इस दफा जो चेंज आएगा, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी नॉट ड्यू टू प्राइस, नॉट ड्यू टू प्राइस, प्राइस की वजह से नहीं। अब प्राइस को क्या कर दिया, कांस्टेंट, इट इज ड्यू टू अदर फैक्टर। अच्छा गौर कीजिए, फैक्टर के साथ पब्लिक लगा के एस लिख रहा हूं, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लिहाजा एफ टी है फैक्टर प्राइसेस, सी है कॉस्ट, टी सी एच है टेक्नोलॉजी, और टी एंड एस क्या है, और पी और आर क्या है, और ईटीसी क्या है, अदर्स। ठीक है जी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस चेंज को मैं कैसे शो करूंगा। वो तो उसी एक सप्लाई करके एक पॉइंट से दूसरे पे गए ना, और उसको आपने कहा मूवमेंट अलोंग द कर्व, ऐसे ही है ना बच्चों। इसको आपने कहा, किताब में भी ऐसे लिखा होगा, मूवमेंट अलोंग द कर्व। और इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे शिफ्ट फैक्टर्स, यहाँ शिफ्ट। हम कहेंगे दिस चेंज इज नोन एज, दिस चेंज इज शोन एज, इस भी डाल देंगे, चेंज इज शोन बाय शिफ्ट ऑफ सप्लाई। गुड हो गया, आप माशाल्लाह बोलने से मतलब ये है कि बात आपको समझ आई। राइट जी, नो इशू। तो ये होगा, दिस चेंज इज शोन बाय शिफ्ट ऑफ
सप्लाई को, राइट जी। चले इसको हम शो भी कर देते हैं। 2 मिनट के लिए सोचिए कि मैं टीचिंग नहीं करता, मेरा एक कारखाना है जहां मैं फर्नीचर बनाता हूँ, और फर्नीचर में क्या बना रहा हूँ, चेयर बना रहा हूँ, ठीक है। और मैं मिसाल ले रहा हूँ, लेट्स से कि अगर मैं ये कह दूं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो मैं ये फर्ज करता हूँ कि मेरे पास कुछ लड़के काम करते हैं, फर्नीचर का कारखाना है, चेयर्स बनाता हूँ। एक चेयर मेरी बिकती है लेट से 5,000 रुपए की, महंगी तो नहीं है, ठीक है यार, प्योर टिकर की है। रोज की 50 कुर्सियां बना लेता हूँ और बेच देता हूँ। कुर्सियां बनाने का आइडिया मुझे इसलिए आया कि हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा लड़ाई कुर्सी से होती है। अच्छा बच्चों, तो हमने जनाब क्या किया जी, 50 कुर्सियां रोज की बना रहे हैं, ये हमने कसम खा के ऊपर एक बार भी लगा दी है। क्या मतलब, शेयर की कीमत चेंज नहीं हुई, लेकिन अचानक ये हुआ बच्चों के वुड सस्ता होना शुरू हो गया, यानी वुड का मतलब है कॉस्ट कम हो गई, और कुर्सी 5,000 की ही बिक रही है। अब मेरा प्रॉफिट क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो मैं क्या करूंगा, मैं वर्कर से कहूंगा बच्चों 8 घंटे काम करते हो, 4 घंटे और कर लो प्लीज, हाँ जी 12 कर दो, और रोज की 25 कुर्सियां फालतू बनाओ। वक्त बड़ा अच्छा जा रहा है, 50 में 25 कितनी हो जाएंगी, और पॉइंट कहाँ आ गया, सी पे। अब आप ईमानदारी से बताओ कि क्या हमारा कर्व ए ऐसे बन सकता है, क्या करना पड़ेगा, हमें कर्व को ही आगे ले जाना पड़ेगा, और हम कर्व उठा के पॉइंट आगे चला गया। और उसकी लॉजिक भी है, जब वर्टिकल एक्सिस वाला वेरिएबल चेंज ही नहीं हो रहा और हॉरिजॉन्टल वाला ही चेंज हो रहा है, यानी क्वांटिटी चेंज हो रही, प्राइस चेंज ही नहीं हो रही, तो पॉइंट आगे जाना है। यहाँ तो वो भी चेंज होता ना, वो तो चेंज हुआ ही नहीं, वर्टिकल साइड में फिर हॉरिजॉन्टल लाइन ही चलेगी, इधर से चेंज आ रहा है, पॉइंट आगे जाएगा, उसको आगे ले जाएंगे, उसको क्या कहेंगे, राइटवर्ड शिफ्ट कहेंगे ना, राइज इन डिमांड, राइटवर्ड भी कह देते हैं और बस आउटवर्ड कह देते हैं, जो एलजीएस के बच्चे हैं, यानी कि इंग्लिश मीडियम में, राइट बच्चों। सही है जी, रिवर्स भी समझा दें। लो जी, अब होता है कि लकड़ी हो गई महंगी, टिकर मिलती थी सस्ती, हुकूमत ने कटाइयां करके दरख्त ही कटवा दी, वुड हो गई महंगी, पैसे पूरे नहीं हो रहे, कॉस्ट बढ़ गई। मैंने लड़कों को बुलाया, बच्चों ऐसा करो, 4 घंटे रोज काम करो, अपनी तनख्वाहें पूरी करो और निकलो, ठीक है जी। मैंने सप्लाई रिड्यूस कर दी, यही पैसे मैं किसी और कारोबार में लगाता हूँ, क्योंकि अमीर आदमी का एक कारोबार थोड़ी होता, उससे तो कई कारोबार होते हैं। जैसे ये कॉलेज के जो मालिकान है, इनका यही कॉलेज है, नहीं मारखोर के नाम से एक इंटरमीडिएट कॉलेज भी, 2-3 स्कूल भी हैं, है ना। तो इस तरह काफी ज्यादा, बहुत अमीर है बच्चों, बहुत अमीर है, आप सोच नहीं सकते, यानी आप तो बहुत अजीबो गरीब लोग हैं ना, बल्कि अजीब का लफ्ज भी हटा दो खाली। अच्छा बच्चों, उनके मुकाबले मेरे नहीं, मैं तो बेचारा खुद मारा हूँ आपके वजह से। अच्छा बच्चों, एस नॉट किधर जाएंगे, लेफ्ट वर्ड, इनवर्ड भी कह सकते हैं ना, किताब में इनवर्ड लिखा हुआ, और क्या हो जाएगा, फॉलन, सही है जी। तो ये हो गए शिफ्ट फैक्टर्स, राइट जी। अब एक तो डिस्कस हो गया, बाकी भी रिपीट कर लेते हैं। कौन कौन से रिपीट करेंगे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कर देते हैं, ठीक है बच्चों। रिपीट करने के लिए इसको सेव कर लूं, ये
होम पे जाके स्लाइडें 2 को डाल देते हैं और ये कर, ठीक है बच्चों, आ गया सामने, परफेक्ट हो गया जी। चलिए शुरू कर देते हैं बच्चों। सबसे पहले करते हैं किसकी बात, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। देखो बच्चों, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हम ले लेते हैं लेबर, ठीक है जी। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ना, हम कहते हैं कि जी अगर वेजेस बढ़ गई, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी, सप्लाई क्या हो जाएगी, किधर चले जाएंगे, ठीक है जी। अगर वेजेस कम हो गई, कॉस्ट क्या होगी, और किधर चले जाएंगे, राइट, ठीक है जी। टेक्नोलॉजी तो आपने अभी पढ़ा था, इसकी एक ही डायरेक्शन होती है, टेक्नोलॉजी नहीं आ गई, ठीक है जी। टेक्नोलॉजी नहीं आ गई तो बच्चों रॉ मटेरियल कम लगेगा, और मटेरियल कम लगने से कॉस्ट, और नहीं कॉस्ट कम होगी और प्रॉफिट ज्यादा, तो सप्लाई भी ज्यादा, किस तरफ जाएंगे, राइट। टेक्नोलॉजी रिवर्स जाती नहीं है, कभी वही टेक्नोलॉजी आ गई वो चली गई हो, क्या हाल है, वो तो फिर बैक टू फ्यूचर वाली मूवी को देखे बंदा, नहीं जी, उसमें रिवर्स जा सकता बंदा फिल्मों में। अच्छा बच्चों, और क्या देखना था, टैक्सेस एंड सब्सिडीज, ये तो बहुत आसान है। अगर लगे इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है जी, इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो आप बच्चे जानते हैं अगर हम बुक्स बना रहे हैं, पब्लिशर है, इंक भी महंगी हो गई, पेपर भी महंगा हो गया, कॉस्ट हो गई ज्यादा, ठीक है, प्रॉफिट हो गया हमारा कम हो जाएगा, तो सप्लाई भी क्या करेंगे, किधर चले जाएंगे, राइट जी। अच्छा, और अगर हम काश्तकार हैं, हमें मिल गई क्या, सब्सिडीज, तो सब्सिडीज मिलने से क्या होता है बच्चों, कॉस्ट हो जाती है कम, प्रॉफिट होता है ज्यादा गंदम में, तो फिर हर बंदा गंदम उगाता है और हमें गंदम इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी, अपनी गंदम से काम चल जाएगा, बल्कि एक्सपोर्ट भी करने शायद थोड़ी सी, क्या हाल है बच्चों, है कि नहीं, पक्की बात है। अब क्या पढ़ाऊं, अब बच्चों एक चीज रह गई क्या, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड, यहाँ लिख दें, इधर लिख देते हैं प्राइसेस ऑफ अनदर, के ये मैटर उधर गया, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड। सपोज कर लेते हैं कि हम बनाते हैं लेडीज पर्स, ठीक है, और अगर हम अपने प्लांट का स्विच नीचे करें तो बनना शुरू हो जाएगा स्कूल बैग, ठीक है जी। अच्छा, अब होता ये कि हमारे पर्स की प्राइस जो है ना बच्चों, वो कांस्टेंट है, ठीक है जी, लेकिन अभी स्कूल बैग की प्राइस कम है, तो हम क्या बनाएंगे, हम स्कूल बैग बनाएंगे ही नहीं, हम क्या बनाएंगे, पर्स बनाएंगे, राइट वर्ड जाएंगे। और अगर इसके जवाब में उलट हो जाए, स्कूल बैग की कीमत, तो स्कूल बैग ज्यादा बनेंगे, स्विच ऊपर की तरफ चला जाए, नीचे की तरफ आ गया पर्स बनने, तो स्कूल बैग की सप्लाई को किसकी प्राइस ने इफेक्ट कर दिया, ठीक है जी, और पर्स की सप्लाई को किसने इफेक्ट कर दिया, स्कूल बैग की कीमत ने इफेक्ट किया, राइट जी। बल्कि राइट, हम तो मिसाल ही ये ले रहे हैं कि पर्स की सप्लाई को स्कूल बैग की प्राइस इफेक्ट कर रही है, स्कूल बैग की, सॉरी, पर्स की सप्लाई को स्कूल बैग की प्राइस इफेक्ट कर रही है, सप्लाई और चीज की है, प्राइस और चीज की, क्लियर। बच्चे कुछ पूछना चाह रहे हैं, राइट, तो ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, परफेक्ट हो गया जी। मेरा हाल है सप्लाई का टॉपिक खत्म नहीं हो गया, चलो तो आज के लिए इतना काफी है, कि काफी है, कॉफी के काफी, बहुत, इक्विलिब्रियम भी ना पढ़ डालें आज। अच्छा बच्चों, कल का टॉपिक बड़ा अहम होगा,
उसकी वजह है, कल टॉपिक है मार्केट इक्विलिब्रियम और कल सप्लाई और डिमांड इकट्ठे डिस्कस होंगे। तो कल जिस बच्चे को पहले दोनों टॉपिक अच्छे आते हो वो अगला टॉपिक यूं पिक करता जाए, ठीक है। तो क्या करना चाहिए हमें कल के लिए, रिवाइज करके आए ताकि जब दोनों पिछले कॉन्सेप्ट आगे अप्लाई करने हो हमेशा पिछले कॉन्सेप्ट पे ग्रिप कर ले, काम आसान हो जाए। ठीक हो गया। अच्छा भी ऑनलाइन वाले बच्चों सवाल कोई आपका, सब्सिडी बता दी थी आपको, हारिस बच्चों को समझ आई है तो जी लिख के एंटर करेंगे ताकि मुझे पता चल जाए। हारिस ने जी लिख दिया है, ठीक है। ठीक हो गई बात। सेलिम खान, मोहम्मद कामरान, ठीक है जी, सदाकत हुसैन, हमजा, ठीक हो गया बच्चों। चलिए जी ठीक है, ओके बच्चों, सी यू इंशाल्लाह टुमारो।